बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम। 9वें दिन का काम शुरू हुआ चाहता है। अब हम शाहजहाँ के दौरे हुकूमत की चंद फुतूहात पढ़ेंगे। नंबर 1, पुर्तगेज़ों से मार्का। अब पुर्तगेज़ कौन थे, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। पुर्तगेज़ी यूरोप के जुनूब मगरबी मुल्क पुर्तगाल के बाशिंदे हैं। यानी किस मुल्क के बाशिंदों को पुर्तगेज़ी कहा जाता है? पुर्तगाल के बाशिंदों को, बाशिंदे रहने वाले। 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में वो जहाज़ रानी के फ़न में दूसरी अक़वाम यूरोप से बहुत आगे निकल गए थे। जहाज़ रानी का मतलब है कि जो समंदरों में कश्तियाँ चलाई जाती हैं, मल्लाह जिन्हें कहते हैं, कश्ती चलाने वाले, उस फ़न में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे। और पानी के जहाज़ चलाने वाले जो होते हैं वो जहाज़ रानी करना उसको कहते हैं। तो उस फ़न में बहुत आगे निकल गए थे। एक पुर्तगेज़ मल्लाह, इसको मुल्ला नहीं पढ़ेंगे, मल्लाह, सेलर, कश्ती चलाने वाला, जहाज़ चलाने, पानी का जहाज़ चलाने वाला, उसको मल्लाह कहते हैं। एक पुर्तगेज़ मल्लाह वास्को डे गामा 1498 ईस्वी में हिंदुस्तान के जुनूब मगरबी साहिल तक पहुंच गया। उसके बाद पुर्तगेज़ी जहाज़ उस इलाके में मंडलाने लगे। मंडलाने लगे का मतलब है कि अक्सर आ जाया करते थे और वहाँ के लोगों से तिजारत करके फिर वापस चले जाते थे, और उनकी कोशिश थी कि वो इस इलाके पर कब्ज़ा भी कर लें। मंडलाने लगे का मतलब है आना जाना उनका शुरू हो गया था। उन्होंने मकामी हुक्मरानों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बर्रे सग़ीर के जुनूबी साहिल गोवा, दमन और देव पर कब्ज़ा कर लिया। अब मंडलाना यानी किसी चीज़ की ताक में रहना। अब वो ताक में थे जहाज़ रान के किसी न किसी तरह बर्रे सग़ीर के इन इलाकों पर, जो हिंदुस्तान के इलाके हैं जिनका क्या नाम है, जो जुनूबी साहिल पर वाक़े थे, गोवा, दमन और देव। आखिर में उन्होंने कब्ज़ा कर ही लिया पुर्तगेज़ों ने। 1579 में बंगाल के शहर, किसके शहर? बंगाल के शहर हगली में एक तिजारती मरकज़ कायम कर लिया, जिसे रफ्ता रफ्ता उन्होंने एक मज़बूत क़िले में तब्दील कर लिया। इसकी सही प्रोनंसिएशन क्या है, आपने ये लफ्ज़ पढ़ना है। आपके अक्सर किताबों में लिखा होता है, आप इसको क़िला क़िला पढ़ते हैं, ये है क़ला, काफ के ऊपर ज़बर है, क़ला। जिसे रफ्ता रफ्ता उन्होंने एक मज़बूत क़िले में तब्दील कर लिया। पुर्तगेज़ी बहरी जहाज़ों और साहिली शहरों को लूट लेते थे। ये इनका ज़रिया माश था। यानी जो साहिली इलाके होते थे, साहिली शहर होते थे, वहाँ पर आते थे और ये पायरेट्स होते थे, जहाज़ों को लूटने वाले। आपको पता है ना, पायरेट्स आपने कार्टून्स में भी देख रखे होंगे कि जो पायरेट्स होते हैं, समंदरी डाकू जिनको कहते हैं, वो आते थे और जो जहाज़ वहाँ पर चल रहे होते थे समंदरों में, वहाँ पर उनको आके लूट लेते थे। ज़्यादातर वहाँ पे तेल होता था उनके अंदर, उसको लूट ले जाते थे। और जो शहर आबाद थे साहिली इलाकों पर, उनको लूटते थे और जो पैसा हासिल होता था, जो चीज़ें हासिल होती थी, उनको बेचकर अपना गुज़र बसर करते थे। ज़रिया माश का मतलब है उनकी रोज़ी रोटी उससे वाबस्ता थी। उन लोगों ने हगली के नवाह में मुग़ल इलाके में बसने वाले ताजरों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। मकामी बाशिंदों से ज़बरदस्ती बेगार भी ली जाती थी। ये नया वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब है कि किसी से जबरन मुशक्क़त लेना और उसको उसकी उजरत ना देना। यानी ज़बरदस्ती किसी को मजबूर करना कि वो काम करे, लेकिन उसको उसके बदले में कोई पैसे ना दिए जाएं, तो उसको बेगार कहते हैं। 1632 में मुग़ल फ़ौज ने हगली के इलाके का 3 अतराफ़ से मुहासरा कर लिया। मुहासरा का मतलब है घेर लेना, जो 3 माह तक जारी रहा।
उस मार्के में हज़ारों पुर्तगीज़ी हलाक हो गए। हगली के क़िले से हज़ारों की तादाद में मकामी बाशिंदों को बरामद किया गया, जिनसे पुर्तगीज़ी बेगार लिया करते थे। और हुआ क्या कि हगली का इलाका जो बंगाल का एक शहर है, यहाँ पर लिखा भी आप ऊपर देख सकते हैं, बंगाल के शहर हगली में एक क़िला था जिसमें हज़ारों की तादाद में वहाँ के मकामी लोग यानी वहाँ के रहने वाले उनको महसूर कर दिया था, बंद कर दिया था, क़ैद कर दिया था। तो जब यहाँ पर मार्का हुआ तो हुआ क्या कि यहाँ के जो पुर्तगीज़ी जिनसे ज़बरदस्ती काम काज लिया जाता था, मुशक्क़त ली जाती थी, उनको वहाँ से रिहाई दिलवाई गई। दूसरा है अहमदनगर, यानी वो इलाके हैं जो पुर्तगीज़ी हुकूमत के साथ जिनसे लड़ाई के बाद उनको फ़तह किया गया, शाहजहाँ के दौर में जो लड़ाइयाँ हुई, मार्के हुए, उनमें दूसरा है अहमदनगर। 1630 में अहमदनगर शदीद कहत की लपेट में आ गया, जिससे हज़ारों लोग मरने लगे। इन हालात में बीजापुर के हुक्मरान मरहटों की मदद से अहमदनगर पर काबिज़ हो गए। इसके बाद मुग़लों के एक सिपाह सलार ने अहमदनगर पर कब्ज़ा कर लिया। यूँ 1633 में अहमदनगर मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बन गया। अभी तक जो आपने शहनशाह अकबर से लेके और यहाँ शाहजहाँ की दौर की हुकूमत के फतूहात पढ़ रहे हैं, आपने ये बात कॉमन देखी होगी कि ये जो सारे मुग़लिया शहनशाह थे, मुग़ल शहनशाह थे, ये अपने अपने दौर में अपनी अपनी रियासत को वसी करने के लिए, अपने इक़्तिदार को वसी करने के लिए इलाक़ों पर हमले करते आए ताकि इनकी रियासत का दायरा-ए-कार बढ़ता जाए, इनका इक़्तिदार बहुत दूर दूर तक फैल जाए। तो उसमें अहमदनगर भी शामिल था। नंबर 3, गोलकुंडा और बीजापुर। ये वो वर्ड हैं जो वहाँ के लोकल लोग जो हैं, मकामी लोग जो हैं, वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी अदायगी कर सकते हैं अल्फाज की, लेकिन क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हैं, आपकी तारीख़ का हिस्सा है, इसलिए आपको भी बोलना आना चाहिए। तो क्या वर्ड है ये? बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है, गोल, गाफ वाव लाम गोल, काफ नून डाल है, गोल कुंडा। और बीजापुर, बे ये जीम अलिफ जा, पे वाव रे, बीजापुर। यानी कौन से इलाके हैं ये? गोलकुंडा और बीजापुर। ये फतूहात में शामिल हैं, हम पढ़ेंगे। शाहजहाँ ने गोलकुंडा और बीजापुर के हुक्मरानों को इताअत की दावत दी। गोलकुंडा के हुक्मरान ने इताअत कबूल कर ली और सालाना खिराज देने का वादा किया। बीजापुर के हुक्मरान ने शाहजहाँ की इताअत से साफ इनकार कर दिया। इस पर शाहजहाँ ने 3 इतराफ़ से बीजापुर पर हमला कर दिया। बीजापुर के हुक्मरान ने सुलह की दरख्वास्त पेश कर दी। शाहजहाँ ने सालाना खिराज की अदायगी और मरहटों से लाताल्लुक़ रहने का वादा लेकर सुलह कर ली। अब आपने एक चीज़ इसमें नोटिस की होगी रीडिंग के दौरान, और भी पहले मैंने मार्के जो पढ़े हैं उसमें क्या कॉमन चीज़ है कि अगर कोई रियासत या कोई इलाका उसका सरबराह अताअत कबूल नहीं करता था बादशाह की, मुग़ल बादशाह की, तो वो उस रियासत पर हमला कर दिया करता है। यहाँ पर भी बीजापुर के जो हुक्मरान थे उन्होंने इताअत कबूल करने से इनकार किया, तो शाहजहाँ ने उस पर हमला कर दिया और फिर उसको सुलह करनी पड़ी। और उसने जब सुलह करनी चाही तो किस शर्त पे सुलह की शाहजहाँ ने? कि सालाना खिराज की, यानी तुम अपने जो ज़मीनें हैं उस पर और बाकी चीज़ों पर मुझे टैक्स दोगे। खिराज क्या है? टैक्स, ठीक है। वो मुआवजा दोगे जो तुम्हें हम मुकर्रर करेंगे, और फिर तुमने मरहटों से नहीं मिलना। मरहटा ये हिंदुओं की ज़ात थी, जैसे राजपूत थे इस तरह मरहटा ज़ात थी, तो ये ज़ात है। और ये वादा लिया शाहजहाँ ने बीजापुर के हुक्मरान से कि सुलह मैं सिर्फ़ उस शर्त पे करूँगा कि तुम मरहटों से लाताल्लुक़ हो जाओगे, यानी उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। अब ये थी फतूहात। अब हम आएंगे शाहजहाँ के बेटों में तख्त नशीनी के लिए जंग। अब सबसे पहले तो आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि शाहजहाँ जो 5वां मुग़ल बादशाह था,
सबसे पहले कौन था, हम उसका एक जायज़ा ले लेते हैं ताकि हमारे जहनों में थोड़ा सा फ्रेश भी होता जाए और आपके लिए भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। सबसे पहला बादशाह हमने कौन सा पढ़ा, अकबर, ठीक है। उसके बाद अकबर का बेटा, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने जी, अकबर का बेटा सलीम या जहांगीर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये देखिए आप पेज नंबर निकाल लीजिए कि यहाँ पर आपको मालूम भी हो जाए कि आपने किस तरीके से ये इसका जहन में रखना है कि सबसे पहले आपने अकबर पढ़ा, उसके बाद जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बाद आपने क्या पढ़ा, शाहजहां। जी, तो सबसे पहले अकबर जो हमने पढ़ा, हालांकि उससे पहले भी मुग़ल बादशाह गुज़र चुके हैं, लेकिन जो हमने अपना आगाज़ किया था मैं वो रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ कि सबसे पहले अकबर, उसके बाद शहज़ादा सलीम जिसका असल नाम जहांगीर था, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं शाहजहां को, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो हमारे उससे है रिलेटेड जो हमने अभी स्टडी शुरू की, जिसका नाम है बाब नंबर 2 मुग़लिया सल्तनत का इस्तेहकाम, उसमें हमने सबसे पहले अकबर को पढ़ा, फिर सलीम या शहज़ादा सलीम जहांगीर जिसका असल नाम था, और फिर शाहजहां को पढ़ा। तो शाहजहां में आगे कितने बेटे थे शाहजहां के? शाहजहां के 4 बेटे थे, ठीक है। शाहजहां के 4 बेटे थे। पहले बेटे का नाम है दारा शिको, क्या नाम है? दारा शिको। दूसरे बेटे का नाम है शुजा, क्या नाम है? शुजा। तीसरे बेटे का नाम है औरंगज़ेब, और चौथे बेटे का नाम है मुराद। ये शाहजहां के बेटे हैं, ठीक है। अब आपने जहन में रखते जाना है कि शाहजहां के कितने बेटे थे? 4, और 4 के 4 का ज़िक्र अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 42। सितंबर 1657 को शाहजहां की अलालत का आगाज़ हुआ। अलालत बीमारी को कहते हैं। इलाज मुआलजे के बावजूद उसकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरने लगी। ये अफवाह फैल गई कि बादशाह का इंतकाल हो गया है। उस वक्त शाहजहां के 4 बेटे ज़िंदा थे, जिनके दरमियान तख्तनशीनी की जंग शुरू हुई। तख्तनशीनी का मतलब होता है कि जैसे बादशाह के मरने के बाद कौन बादशाह बनेगा, तख्त पर कौन बैठेगा, तो उसके बेटों में जंग शुरू हो गई। और हुआ क्या कि मुग़लों में उसूले जानशीनी के ज़िम्न में उमूमन यही समझा जाता था कि बादशाह का सबसे बड़ा बेटा वली अहद होगा। वली अहद यानी बादशाह के बाद वही नज़्म व नस्क चलाएगा, बादशाह की जगह संभालेगा। ताहम ऐसा करना हतमी भी ना था, लेकिन ये कोई हतमी फ़ैसला भी नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही तख्त पर बैठेगा, क्योंकि उस ज़माने में अगर एक बादशाह के कई बेटे होते थे तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी तख्त के लिए। तो अब हम सबसे पहले दारा शिको को पढ़ेंगे। दारा शिको सबसे बड़ा बेटा था। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में ही दारा शिको को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया था, ठीक है। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में ही दारा शिको क्योंकि बड़ा बेटा था तो उसने अपनी ज़िंदगी में ही कह दिया था कि ये मेरा बेटा वली अहद बनेगा। ये इंतज़ामी सलाहियत और अस्करी काबिलियत से बेबहरा था, यानी उसको बिल्कुल कोई समझ बूझ नहीं थी कि मुल्क को किस तरह चलाते हैं, रियासत को किस तरह चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं, और फ़ौज को किस तरह चलाया जाता है, यानी कोई इतनी ख़ास सेंस नहीं थी उसके अंदर। दूसरा बेटा है शुजा। शाहजहां का दूसरा बेटा शुजा था। ये बंगाल का गवर्नर था। अपनी शख्सियत के एतबार से तसाहुल पसंद और इंतज़ामी सलाहियतों से आरी था। आरी का मतलब है कि इसमें किसी किस्म की कोई एबिलिटी नहीं थी, कोई सलाहियत नहीं थी, कोई इसके अंदर गट्स नहीं थे। औरंगज़ेब। शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगज़ेब था, ठीक है। पहला बेटा दारा शिको, दूसरा शुजा, तीसरा औरंगज़ेब। ये मिजाज और समझ बूझ के एतबार से काफ़ी बेहतर शख्स था। इसमें मुस्तकिल मिजाजी,
मुस्तकिल मिजाजी यानी इसका एक ठहराव था इसकी तबीयत के अंदर, तदब्बुर और काफ़ी गौर व फिक्र किया करता था, और समझदारी जैसे औसाफ मौजूद थे। औसाफ का मतलब होता है खूबियाँ, करेक्टरिस्टिक्स। उसने दक्कन में नायब की हैसियत से अपनी इंतज़ामी सलाहियतों का अच्छा मुज़ाहरा किया था। शाहजहाँ ने उसे दक्कन का गवर्नर मुकर्रर किया। तीसरा बेटा था औरंगज़ेब, जिसके बारे हमने पढ़ा। अब है चौथा बेटा मुराद। शाहजहाँ का चौथा बेटा मुराद भी सियासी और इंतज़ामी तौर पर बेहतर शख्स न था। वो बहुत जल्दबाज था। शाहजहाँ ने उसे गुजरात का गवर्नर मुकर्रर किया। यानी आप ये देखें कि ओवरऑल चारों के चारों बेटे जो थे उनमें औरंगज़ेब कदरे बेहतर था बाकी तीनों बेटों की निस्बत। वाक़यात। शाहजहाँ की अलालत के ज़माने में दारा शिको दरबार में मौजूद था। उसने अपने इक़्तिदार की राह में मुतवक्के ख़तरात का सद्देबाब करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने शुरू कर दिए। ठीक है। अब हुआ क्या कि दारा शिको जो था वो शाहजहाँ के ज़माने में, जब वो शाहजहाँ बीमार था तो दरबार में मौजूद था, और उसने ये देख लिया कि जी मेरे बरसरे इक़्तिदार आने में कौन कौन से ख़तरात हैं, तो सबसे पहले मैं उनका ख़ात्मा करूं। दारा शिको ने आगरा से बाहर जाने वाले रास्तों पर पहरे बिठा दिए, यानी जो मुमकिना काम वो कर सकता था अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए उसने शुरू कर दिए। दारा शिको की इन हरकत से उसके भाई सख्त परेशान हो गए और उन्होंने भी हुसूल तख्त के लिए पेश कदमी की तैयारियां शुरू कर दी। यानी उन्होंने ये देख लिया बाकी तीन भाइयों ने कि हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं अगर वो तख्त के लिए लड़ रहे हैं और वो इस तरह की कोशिशें शुरू कर चुके हैं, तो हमें भी तख्त नशीनी के लिए कुछ इक़दामात करने चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि हमारे हिस्से में भी तख्त आ सके। तो अब तख्त तो है, वो वालिद ने तो उनके नहीं डिक्लेयर किया कि कौन विरासत में सबसे पहले जो वारिस हैं उनमें तख्त नशीनी लेगा, तो इसलिए अब तो लड़ाई से ही तख्त हासिल होगा। तो तीनों भाइयों ने भी अपनी पेशकदमी यानी जंग के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले मुराद ने गुजरात में अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया, यानी ख़ुद ही ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ़ रियासतों में मुग़लिया सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत जितनी रियासतें थीं उनमें गुजरात भी एक रियासत थी जो हमने पहले पढ़ी थी। यानी ख़ुद ही ऐलान कर दिया मुराद ने कि मैं अब बादशाह हूँ। इसने सूरत को दारुल हुकूमत करार देकर वहाँ अपने नाम के सिक्के जारी किए और उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। तो मुराद ने क्या किया कि ख़ुद ही अपने आप को बादशाह अनाउंस कर दिया, और वहाँ हिंदुस्तान का शहर सूरत है जिसका नाम सूरत यहाँ पे लिखा गया है, ये वहाँ उसने उस ज़माने में अपना दारुल हुकूमत बना दिया और अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए कि ये बादशाह सलामत हैं, और इनके नाम के सिक्के जारी हो गए। और ख़ुतबा पढ़ा जाने लगा का मतलब है कि जुम्मे का जो खुतबा था वो बादशाह के नाम से पढ़ा जाता था। तो उन्होंने अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाना शुरू कर दिया। शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत का ऐलान करके ताजपोशी की रस्म अदा की और एक बड़ा लश्कर लेकर आगरा की तरफ कूच किया। यानी उसने मुराद ने गुजरात और सूरत में अपना तसल्लुत कायम किया, और यहाँ शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर दी और ताजपोशी की रस्म भी हो गई, और फिर बगावत के लिए उसके पेशकदमी के लिए आगरा की तरफ अपनी फ़ौज लेकर रवाना हो गया। औरंगज़ेब उन दिनों दक्कन में मौजूद था। ये एक और बेटा औरंगज़ेब दक्कन में मौजूद था। दक्कन भी हिंदुस्तान का इलाका है। उसने फ़ौरी कार्रवाई करने की बजाय अपनी ताकत को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। उसने मुराद को भी पैगाम भिजवा दिया कि वो जल्दबाजी से काम ना ले। ठीक है, इसने थोड़ी सी समझबूझ का मुजाहरा किया कि फ़ौरी कार्रवाई करने की बजाय अपनी ताकत का मतलब अपनी फ़ौजी अपनी अस्करी सलाहियत को बेहतर बनाया, और मुराद को भी पैगाम भिजवाया कि देखो जल्दबाजी मत करो। दोनों भाइयों ने आपस में तय किया कि वो दोनों मिलकर दारा शिको का मुकाबला करेंगे। और कौन कौन दोनों भाई? मुराद और औरंगज़ेब। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलके दारा शिको का मुकाबला करते हैं कामयाबी की सूरत में। अब देखें शर्तें क्या बन रही हैं कि अगर हम कामयाब हो गए तो क्या होगा। मुराद को माल गनीमत का 1/3 हिस्सा और पंजाब, काबुल, कश्मीर और सिंध की हुकूमत मिलेगी।
बाकी इलाकों पर औरंगज़ेब का हक होगा। यानी उन्होंने पहले ही फ़ैसला कर लिया कि हम दारा शिकोह के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये जीत जाते हैं, ये मार्का जीत जाते हैं और अपने भाई को शिकस्त दे देते हैं, तो ऐसा करेंगे कि जो माल हमें वसूल होगा, माल गनीमत यानी जंग में जो सामान होता है दुश्मन का बच जाने वाला सामान, जिसको छोड़ के दुश्मन भाग जाता है, तो वो सामान जो है वो माल गनीमत 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा किसके ज़िम्मे आएगा, किसके हक़ में आएगा? ये मुराद के हक़ में आएगा। और कौन कौन से हिस्से उसको मिलेंगे हुकूमत करने के लिए? पंजाब, काबुल, कश्मीर और सिंध, और जो बाकी बच जाएंगे वो सब औरंगज़ेब ले ले। अब आएंगे हम कि हमने अब ये सब जो एनालिसिस हम करेंगे ताकि आपके जहन में रहे, तो यहाँ पर जो हमने 90 दिन का काम शुरू किया है उसमें आपने सबसे पहले शाहजहाँ के दौर की फतूहात पढ़ी, पुर्तगीज़ों से मार्का, अहमदनगर को फ़तह किया, गोलकुंडा और बीजापुर को फ़तह किया। और फिर आप ये देखिए कि पुर्तगीज़ों से मार्के में क्या हुआ कि जो पुर्तगाल के बाशिंदे हैं उनको पुर्तगीज़ी कहा जाता है। और फिर वास्को डे गामा पहली मरतबा 1648 में हिंदुस्तान के जुनूब मगरबी साहिल में पहुंचा। इसको देखते हुए दीगर मल्लाह भी आने लगे और फिर ये इन्होंने हमला किया और इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश कर ली, और फिर उनसे लड़ाई के नतीजे में दोबारा से ये हासिल कर लिए गए इलाके, और इन पर मुग़लिया दौर के जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और फिर अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर फ़तह किए गए। उसके बाद शाहजहाँ के अपने बेटों में लड़ाई छिड़ गई। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। अब दारा शिकोह और शुजा और मुराद सियासी बसीरत नहीं रखते थे, उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो समझबूझ से काम लें, तो इक़्तिदार की जंग, तख्त नशीनी की जंग में आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब कदरे बेहतर बादशाह था, तदब्बुर भी था, समझ भी थी, फ़हम व फ़रासत भी थी, तो इस तरह उन्होंने आपस में एक दूसरे को शिकस्त देने का फ़ैसला किया और ये आपके 90 दिन का काम ख़त्म होता है। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 10वें दिन का काम शुरू करते हैं। अब जो हम 10वें दिन का काम में पढ़ेंगे वो शाहजहाँ के बेटों के दरमियान मार्के हैं, यानी वो लड़ाइयाँ जो शाहजहाँ के चारों बेटों के दरमियान में हुई, उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। जहन में रखिएगा कि शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। अब इन चारों भाइयों के दरमियान किस किस ने आपस में कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी। पहला मार्का, सफ़ा नंबर 43, यहाँ पर पहला मार्का शुजा और दारा शिकोह का मुकाबला, दोनों भाइयों का आपस में मुकाबला हुआ। वजह याद रखिएगा, तख्त नशीनी की वजह थी कि हम इक़्तिदार संभालेंगे। शुजा अपना लश्कर लेकर आगरा की जानिब रवाना हुआ और बिला मुज़ाहमत बनारस पहुंच गया। बिला मुज़ाहमत यानी बग़ैर किसी रोक टोक के। दारा शिकोह ने उसके मुकाबले के लिए अपने बड़े बेटे को भेजा। फरवरी 1658 को बनारस के करीब ये मार्का हुआ। बनारस हिंदुस्तान का एक शहर है। शुजा को शिकस्त हुई और वो बंगाल की तरफ भाग गया। यानी पहले मार्के में किसको शिकस्त हुई? शुजा को शिकस्त हुई और वो कहाँ भाग गया? बंगाल की तरफ। दूसरा मार्का, औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज का दारा शिकोह से मुकाबला। आपको याद है कि हमने जो 90 दिन का काम किया था उसमें आखिरी पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि औरंगज़ेब और मुराद आपस में एका कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम अलग अलग दारा शिकोह का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों इकट्ठे होकर दारा शिकोह के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं और जो माल गनीमत आएगा उसका 1/3 मुराद को मिलेगा और चंद इलाके मुराद को दे दिए जाएंगे हुकूमत के लिए।
और इसी तरह जो बाकी इलाके बच जाएंगे वो औरंगज़ेब को। तो ये दूसरा मार्का था जो औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका, ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं, औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका, यानी दोनों की मिक्स थी फ़ौज। और किसने उन्होंने किसका मुकाबला किया? दारा शिकोह का। दारा शिकोह उनका बड़ा भाई था। औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका पेशकदमी का सुनकर, पेशकदमी यानी जंग के लिए आना, सुनकर दारा शिकोह ने अपना लश्कर रवाना किया। दारा शिकोह ने भी अपनी फ़ौज को भेज दिया लड़ने के लिए उज्जैन के करीब। अब ये उज्जैन जो है ये वहाँ का एक मकामी इलाका है, एक जगह है जो आप ये देखिए कि इस तरह के जो भी अल्फाज आते हैं तो ये वहाँ के मकामी लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी प्रोनंसिएशन समझते हैं। तो अगर इसमें कोई 19-20 हो जाए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कहीं इसका कोई और प्रोनंसिएशन भी आपको नज़र आ सकता है। तो यहाँ उज्जैन पढ़ेंगे हम इसको। उज्जैन के करीब दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। कौन से दोनों लश्कर? एक मुश्तरका फ़ौज थी औरंगज़ेब और मुराद की, और इधर दूसरी तरफ दारा शिकोह की फ़ौज थी। हुआ क्या कि इसमें दारा शिकोह की फ़ौज को शिकस्त हुई और वो मैदान से भाग गया। उस जंग से औरंगज़ेब की फ़ौजी ताकत की धाक बैठ गई। यानी फ़ौजी ताकत की धाक बैठ जाना, यानी उनका बहुत लोहा मानने लगे लोग और उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई कि इनकी बहुत ताकतवर फ़ौज है। यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा हो गया उनकी फ़ौज का, औरंगज़ेब की फ़ौज का। तो कौन जीता दूसरे मार्के में? औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज। किसके ख़िलाफ़ मार्का हुआ था ये? बिल्कुल ये हुआ था दारा शिकोह के ख़िलाफ़। अब तीसरा मार्का औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज का दारा शिकोह से दोबारा मुकाबला। यानी दूसरा मार्का जो था उसी को दोबारा से तीसरे मार्के में भी दिखाया गया है। यानी दोबारा से हुकूमत के लिए लड़ी हुई एक जंग दिखाई जा रही है। दारा शिकोह की फ़ौज को शिकस्त देकर औरंगज़ेब और मुराद ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर भी एक जगह है हिंदुस्तान में, और यहाँ से आगरा की तरफ चल पड़े। यानी उन्होंने जब शिकस्त दे दी दारा शिकोह की फ़ौज को, दोनों भाइयों की फ़ौज ने, तो वो आगरा की तरफ चल पड़े। अब वो आगरा के करीब थे कि दोनों लश्करों का दोबारा आमना सामना हो गया। यानी वहाँ पर दारा शिकोह की फ़ौज मौजूद थी और इधर से ये भी जा रहे थे। कौन कौन जा रहे थे? औरंगज़ेब और मुराद अपनी फ़ौज लेके। तो दोबारा से दारा शिकोह की फ़ौज का और औरंगज़ेब और मुराद की फ़ौज का आमना सामना हुआ। दारा शिकोह ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। अंधाधुंध यानी बेइंतहा। औरंगज़ेब की फ़ौज ने सख्त मुज़ाहमत के बावजूद बड़ी हिम्मत से लड़ाई जारी रखी। यानी औरंगज़ेब की जो हुकूमत थी, वो फ़ौज थी, उसने बहुत हिम्मत से मुकाबला किया। जंग के उरूज पर दारा शिकोह ज़ख्मी हो गया। यानी एक फ़ैसला कुन मोड़ था जंग का कि कौन जीतेगा ये जंग। तो उस वक्त दारा शिकोह ज़ख्मी हो गया और शदीद ज़ख्मी हालत में जान बचाकर आगरा की तरफ भाग गया और अपनी जान बचाकर आगरा की तरफ भाग निकला। उसकी फ़ौज ने समझा कि वो मारा गया है, इसलिए उसकी फ़ौज के पाँव उखड़ गए। पाँव उखड़ गए का मतलब शिकस्त की तरफ चले गए। यानी उनका मोराल जो था वो डाउन हो गया उनकी फ़ौज का, और वो ये समझे कि अब हमारा जो बादशाह है वो मारा गया है, तो अब हम क्या करेंगे लड़के। तो इसलिए अब वो कमज़ोर पड़ गए। औरंगज़ेब ने आगरा पर कब्ज़ा कर लिया तो दारा शिकोह दिल्ली की तरफ भाग गया। यानी दोबारा जो ये मार्का हुआ उसमें दोबारा से औरंगज़ेब और मुराद की मुश्तरका फ़ौज ने दारा शिकोह को शिकस्त दे दी। आगरा का इंतज़ाम करने के बाद औरंगज़ेब और मुराद दारा शिकोह के ताक़ुब के लिए रवाना हुए। ताक़ुब पीछा करना, यानी अभी भी भाइयों ने अपने बड़े भाई की जान नहीं छोड़ी और वो जहाँ जहाँ भागता रहा उसके पीछे पीछे भागते रहे फ़ौज लेकर। तो अब उसका पीछा करने के लिए वो रवाना हुए। रास्ते में औरंगज़ेब को शाहजहाँ का एक खुफिया ख़त मिला जिसमें शाहजहाँ ने मुराद को औरंगज़ेब का साथ छोड़ने का मशवरा दिया था और इसे दिल्ली के तख्त की पेशकश की गई थी। यानी एक ऐसा ख़त मिला जिसमें शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को क्या कहा था? औरंगज़ेब का साथ छोड़ने को कहा था। किसको? मुराद को। अपने सबसे छोटे बेटे मुराद को लिखा हुआ था शाहजहाँ ने कि तुम औरंगज़ेब का साथ छोड़ दो
और तुम दिल्ली का तख्त संभाल लो। इस पर औरंगज़ेब ने कमाल होशियारी से काम लेते हुए मुराद को गिरफ़्तार कर लिया और फिर ग्वालियर के क़िले में नज़रबंद कर दिया। अब ख़त मिला औरंगज़ेब को, उसमें फ़ायदे की चीज़ें लिखी हुई थी मुराद की। अब जब औरंगज़ेब ने देखा कि अगर ये ख़त मुराद को मिल जाए तो वो मेरा साथ छोड़ देगा, और जब मेरा साथ छोड़ देगा तो वो दिल्ली के ऊपर तख्त नशीन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने भाई की, जो भाई था मुराद, उसको गिरफ़्तार किया, जिसके साथ वो फ़ौज कशी कर रहा था और दारा शिकोह का पीछा कर रहा था। उसने क्या किया, मुराद को गिरफ़्तार किया और ग्वालियर के क़िले पर कब्ज़ा कर लिया, उस क़िले में बंद कर दिया। इस तरह औरंगज़ेब ने अपने तख्त के हुसूल में एक और दावेदार से छुटकारा हासिल कर लिया। अब आप ये देखें कि कितनी शार्पनेस थी औरंगज़ेब में कि उसने देखा कि ये ख़त जो मुझे मिल गया है ये मेरे लिए इशारा ही काफ़ी है कि मैं अपने रास्ते में आने वाला एक और कांटा निकाल दूं और तख्त के लिए मैं अकेला रह जाऊं, ताकि किसी किस्म का कोई भी मेरे साथ दावेदार ना हो। तो इस तरह मुराद को भी रास्ते से हटा दिया। अब क्या हुआ, औरंगज़ेब ने मुराद की गिरफ़्तारी के बाद जुलाई 1658 में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। शाहजहाँ औरंगज़ेब के आगरा पर कब्ज़ा करने की वजह से इससे नाराज़ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि औरंगज़ेब तख्त नशीन हो और आगरा पर कब्ज़ा करे, और इसलिए शाहजहाँ नाराज़ था। ताहम शाहजहाँ की एक बेटी ने बाप बेटे में सुलह करवाई, मगर एक रवायत के मुताबिक इसी दौरान एक ख़त पकड़ा गया जिसमें शाहजहाँ ने दिल्ली में मौजूद दारा शिकोह को लिखा था कि वो दिल्ली में रहे और उसके जानशीन का जल्द फ़ैसला कर लिया जाएगा। औरंगज़ेब ने उस ख़त के पकड़े जाने के बाद शाहजहाँ से सख्ती बरती और उसे क़िले में नज़रबंद कर दिया। यानी आप ये देखें कि शाहजहाँ जो बाप था औरंगज़ेब का, जब औरंगज़ेब को एक और ख़त मिला, एक खुफिया ख़त मिला जिसमें लिखा था उसने कि जी दारा शिकोह तुम परेशान ना हो, तख्त नशीनी के लिए मैं जानशीन का ऐलान करने वाला हूँ। तो ये बात औरंगज़ेब को बहुत खटकी और उसने ये नहीं देखा कि ये मेरा बाप है। उसने अपने बाप को भी क़िले में नज़रबंद करने का मतलब है क़ैद कर देना, बिल्कुल कैद महसूर कर देना, बाहर नहीं निकलना, किसी किस्म के कोई भी ताल्लुकात मामलात हर एक से मिलना जुलना बंद कर दिया, यानी उसने उसको क़िले में क़ैद कर दिया। शाहजहाँ का इंतकाल 1666 को इसी नज़रबंदी के दौरान में हुआ था, यानी जब शाहजहाँ को बंद कर दिया था, क़िले में क़ैद कर दिया था उसके अपने बेटे औरंगज़ेब ने, तो 1666 में उसका इंतकाल हो गया था। चौथा मार्का, औरंगज़ेब और शुजा का मुकाबला। अब औरंगज़ेब पहले दारा शिकोह से लड़ता रहा, फिर मुराद को साथी बनाया, मुराद को भी क़िले में बंद कर दिया। अब उसकी लड़ाई होने जा रही है शुजा से। औरंगज़ेब को दारा शिकोह के ताक़ुब में मशगूल पाकर शुजा ने एक बार फिर किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया। अब हुआ क्या कि जो छोटा भाई था उसने, शुजा ने अपने छोटे भाई औरंगज़ेब को देखा कि ये तो मसरूफ़ है किस काम में, दारा शिकोह को पकड़ने के लिए, तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी रियासतों पर हमला कर देता हूँ। वो एक लश्कर और उम्दा तोपखाना लेकर बंगाल से इलाहाबाद पहुँचा और आगरा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। यानी ये आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं भाइयों की, यानी उसने देखा कि वो दारा शिकोह के पीछे लगा हुआ है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसके ऊपर हमला कर देता हूँ। तो किसने अपना उम्दा तोपखाना लिया? औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ शुजा ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ एक उम्दा तोपखाना, यानी बेहतरीन किस्म की तोपें और उसमें दूर तक मार करने वाले और अच्छे किस्म के जंगी आलात उसने लिए और बंगाल से इलाहाबाद पहुंचा और फिर उससे आगे आगरा की तरफ उसने अपनी फ़ौज को लेके चलना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब ने दारा शिकोह का ताक़ुब तर्क करके शुजा का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि चलो दारा शिकोह तो मुझे मिल ही जाएगा, पहले मैं अपने वो इलाके वो जगह तो मैं बचा लूँ जहाँ पर मेरा तसल्लुत कायम है, मेरा इक़्तिदार कायम है। ऐसा ना हो कि कहीं मैं दारा शिकोह के पीछे लगा रहूँ और ये शुजा आकर मेरी रियासतों पर कब्ज़ा कर ले। तो उसने कहा कि अभी मैं इसका पीछा छोड़ देता हूँ दारा शिकोह का और शुजा का मुकाबला करता हूँ। जनवरी 1659 को दोनों भाइयों में लड़ाई हुई।
जिसमें शुजा को शिकस्त हुई। शुजा मशरक़ी बंगाल की तरफ भाग गया। औरंगज़ेब ने दोबारा मुकाबला। शुजा और औरंगज़ेब की बाहमी चपकलिश से फ़ायदा उठाकर, चपकलिश दुश्मनी किस किस की? शुजा और औरंगज़ेब की, यानी दोनों भाइयों की आपस में जो दुश्मनी थी उससे फ़ायदा उठाकर दारा शिकोह ने खूब तैयारी की। देखें, जब किसी की ताकत को कम करना होता है ना तो उसे आपस में लड़वा देते हैं। तो इस तरह ये भाई आपस में एक दूसरे के लड़ के ख़त्म हो रहे हैं, मार के लड़ रहे हैं। और क्या है वजह? सिर्फ तख्त नशीनी। तो जब शुजा और औरंगज़ेब की बाहमी दुश्मनी बढ़ रही थी तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? दारा शिकोह ने। और वो खूब तैयारी की, अपनी फ़ौज को तैयार किया। वो मुल्तान में मौजूद था। वहाँ से वो सिंध और सिंध से अजमेर पहुँचा। उसने कई राजाओं से मदद की दरख्वास्त की। चंद एक ने इसको मदद का यकीन भी दिलाया। अजमेर शरीफ में औरंगज़ेब का मुकाबला दारा शिकोह से हुआ। ठीक है। लड़ाई के वक्त कई राजाओं ने वादे के बावजूद दारा शिकोह की मदद से हाथ खींच लिया। यानी पहले दारा शिकोह को यकीन दिलाया कि जी आप लड़ें औरंगज़ेब के ख़िलाफ़, हम आपका साथ देते हैं, हम आपको ताकत फराहम करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो ये सारे पीछे हट गए और अकेला कौन रह गया? दारा शिकोह। और आप ये जानते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ बार बार, कि औरंगज़ेब की जो फ़ौजी ताकत थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसकी धाक पहले ही बैठ चुकी थी। और हालांकि मुराद ने उसका साथ छोड़ दिया था। जो मुराद की फ़ौज थी वो भी औरंगज़ेब की फ़ौज में शामिल हो गई थी, क्योंकि उसने मुराद को भी किले में बंद कर दिया था। याद रहे कि मुराद अभी किले में ही है, उनको निकाला नहीं है। तो इस तरह जो दारा शिकोह था वो अकेला पड़ गया। और हुआ क्या कि अजमेर शरीफ में औरंगज़ेब का मुकाबला दारा शिकोह से हुआ। लड़ाई के वक्त कई राजाओं ने वादे के बावजूद दारा शिकोह की मदद से हाथ खींच लेने का मतलब है यानी मदद से इनकार कर दिया। दारा शिकोह को लड़ाई में शिकस्त हुई और वो मैदान जंग से भाग गया। वही बात, दारा शिकोह मदद के लिए भाग दौड़ कर रहा था कि उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी दारा शिकोह बिल्कुल अकेला रह गया था और उसकी फ़ौजी ताकत बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो वो मदद के लिए वहाँ के उस वक्त के हुक्मरानों राजाओं से मदद तलब कर रहा था कि मेरी मदद करो और मेरी फ़ौजी ताकत है उसको मजबूत करो कि मैंने औरंगज़ेब का मुकाबला करना है। लेकिन उस दौरान औरंगज़ेब की फ़ौज ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, उस पर मुकदमा चलाया गया और बाद अज़ां उसे कत्ल कर दिया गया। यानी औरंगज़ेब ने अपने रास्ते में हायल तमाम दावेदारों को आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया, यहाँ तक कि शाहजहाँ जो उसका बाप था और जो दारा शिकोह के वली अहद होने के हक़ में था, उसने उसको भी रास्ते से हटा दिया और आखिर में किसका सफाया कर दिया? अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को भी कत्ल करवा दिया। दारा शिकोह के कत्ल के बाद उसके बेटे सुलेमान शिकोह ने बदला लेने की कोशिश की, मगर उसे भी गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया। इस कदर शौक़ और इस कदर उसका लालच था तख्त के लिए कि उसने ये नहीं देखा कि ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा भाई है, यहाँ तक कि ये मेरा बाप है शाहजहाँ। उसने किसी को अपने खातिर में ना लाकर तमाम दावेदारों को रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता हटा दिया। और दारा शिकोह का जो बेटा सुलेमान शिकोह था, उसने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला किया और लेकिन उसको भी गिरफ़्तार कर लिया और बाद में उसको भी कत्ल कर दिया। यूँ औरंगज़ेब के मुकाबिल तख्त के तमाम दावेदार रास्ते से हटा दिए गए और वो बिला शिरकते गैरे, क्या वर्ड पढ़ा है मैंने? बिला शिरकते गैरे, यानी जिस सल्तनत में कोई शरीक ना हो, उसके लिए कोई दावेदार मौजूद ना हो कि वो ऑल इन ऑल हो जाए, बरसग़ीर पाको हिंद का बादशाह बन गया। यानी उसकी राह में उसके जितने भी भाई आए, दारा शिकोह आया, दारा शिकोह के बाद मुराद आया, मुराद के बाद शुजा आया, सबको एक एक करके उसने रास्ते से हटा दिया। यहाँ तक कि दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह भी जब उसके मुकाबले में आया तो उसने उसको भी ख़त्म कर दिया।
और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि अपने वालिद शाहजहाँ को भी उसने नज़रबंद करके क़िले में ही सफ़ाया कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और फिर इस तरह बरसग़ीर पाक व हिंद का बादशाह बन गया। यानी जिस मकसद के लिए उसने ये सारी जंगें, ये मार्के लड़े थे, बिल आखिर वो इसमें कामयाब हो गया। तो हम एक रिव्यू लेते हैं अपने 10वें दिन का काम जो हमने आज पढ़ा। ये उन भाइयों के दरमियान लड़ाइयाँ थीं जो शाहजहाँ के बेटे थे। 4 बेटे थे। सबसे पहला दारा शिको, उसके बाद शुजा और फिर औरंगज़ेब और इसके बाद मुराद। यानी सबसे पहला मार्का शुजा और दारा शिको का हुआ और फिर इस तरह 1658 से इन मार्कों का आगाज़ हुआ। पहले मार्के में दारा शिको को फ़तह हुई, शुजा को शिकस्त हुई। दूसरे मार्के में औरंगज़ेब और मुराद ने आपस में एका करके दारा शिको के ख़िलाफ़ मार्का लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस मार्के में औरंगज़ेब और मुराद ने दारा शिको को अपने फ़ौज से शिकस्त दिलवाई और फ़ौजी ताकत की धाक बैठ गई औरंगज़ेब की फ़ौजी ताकत की। इसी दौरान तीसरी दफ़ा औरंगज़ेब और मुराद जब जा रहे थे आगरा के लिए, तो रास्ते में वहाँ पर दोबारा दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ और इस दौरान दोबारा दारा शिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी दौरान औरंगज़ेब को अपने बाप शाहजहाँ का एक खुफिया ख़त मिला जिसमें क्या लिखा था कि वो ख़त दरअसल मुराद के नाम था। मुराद, तुम औरंगज़ेब से अलहदा हो जाओ ताकि तुम्हें दिल्ली के लिए तख्त दे दिया जाए, दिल्ली का तख्त तुम्हारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन तुम्हें औरंगज़ेब से अलहदा होना पड़ेगा। और जब औरंगज़ेब ने ये ख़त लिया और उसे मालूम हुआ कि उसके ख़िलाफ़ ये रेशा दवानियाँ हो रही हैं जो उसके बाप की तरफ से लिखा हुआ था, तो उसने मुराद को क़िले में नज़रबंद कर दिया, क़ैद कर दिया, ग्वालियर के क़िले में बंद कर दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने अपने वालिद साहब को दोबारा से अपने वालिद साहब को रास्ते से हटाने के लिए कि ये ना हो कि कहीं ये भी मुझे दोबारा से वलीअहद ना बनाएं, तो अपने वालिद को भी, शाहजहाँ को भी क़िले में नज़रबंद कर दिया और फिर वहीं उनका इंतकाल भी हो गया। अब तीसरा मार्का जो था वो दोबारा, अब चौथा मार्का है औरंगज़ेब और शुजा का मुकाबला। औरंगज़ेब जब मसरूफ़ था अपने भाई का पीछा, किस भाई का? दारा शिको का। उसने कहा कि नहीं, अगर ये ज़िंदा रह गया तो ये मुझे बादशाह नहीं बनने देगा, तो ये जहाँ जहाँ जा रहा है दारा शिको, मैं इसको पकड़ के मारने की कोशिश करूँगा फ़ौजी ताकत से। तो औरंगज़ेब मसरूफ़ था दारा शिको के पीछे जाने में, तो शुजा ने देखा कि मेरे दोनों भाई तो आपस में एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी फ़ौजी ताकत लेके औरंगज़ेब पर हमला कर देता हूँ ताकि औरंगज़ेब को रास्ते से हटा दूँ और मैं तख्त नशीन हो जाऊँ। लेकिन औरंगज़ेब ने कहा कि नहीं, मैं दारा शिको को तो बाद में पकड़ लूँगा, पहले मैं शुजा का मुकाबला करता हूँ। तो उसने औरंगज़ेब का ताक़ुब तर्क करके, उसका पीछा तर्क करके, छोड़ के शुजा के हमले का जवाब दिया और शुजा को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद औरंगज़ेब ने दारा शिको का मुकाबला किया और दारा शिको को उस वक्त के राजाओं ने और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। अजमेर शरीफ में तो जितने भी राजा थे, जब देखा उन्होंने कि औरंगज़ेब ने दारा शिको पर हमला किया है, तो उन्होंने दारा शिको का साथ नहीं दिया और वो पीछे हट गए, जिससे दारा शिको कमज़ोर पड़ गया और उसने फ़ौज का जो मुकाबला करना था, फ़ौजी ताकत का, वो ना कर सका। और हुआ क्या कि दारा शिको जब ज़ख्मी हो गया और मदद के लिए इधर उधर भटक रहा था, उसी दौरान औरंगज़ेब की फ़ौज ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, उस पर मुकदमा चलाया और उसको कत्ल कर दिया। उस कत्ल का बदला लेने के लिए, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए दारा शिको का बेटा सुलेमान शिको सामने आया, लेकिन सुलेमान शिको ने जो मुकाबला किया वो फ़ौजी ताकत कम थी, जिसके बाइस उसको भी गिरफ़्तार कर लिया औरंगज़ेब की फ़ौज ने और फिर औरंगज़ेब ने बाद में उसको भी कत्ल कर दिया। अब
उसके तमाम दावेदार, उसके तमाम भाई, उसका बाप, उसके भाई का बेटा सब रास्ते से हट चुके थे और अब औरंगज़ेब बिला शिरकत गैरे, किसी किस्म के दावेदार के बग़ैर अपने हिंदुस्तान के तख्त पर तख्त नशीन हो गया और बादशाह बन गया। तो आपने ये सब पढ़ लिया। अब इसमें से आपने 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस खुद से निकालने हैं। जिस तरह कहानी की सूरत में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपने भी इसको स्टेप बाय स्टेप जहन में रखना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। दिलचस्पी अगर आपकी है तो हर चीज़ आपको आसान लगेगी। तो 10वें दिन का काम आपका ये था और आपने तमाम दिनों का काम साथ साथ रिवाइज़ करते जाना है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपका शौक़ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ एक दिन में ही एक काम पढ़ें या देखें। अगर आपका शौक़ है और आप चाहते हैं कि आगे क्या हुआ हम सुने, हम पढ़ें, तो ये आप पर पाबंदी नहीं है कि आप अगर 9वें दिन का काम पढ़ रहे हैं तो आप 10वें दिन का नहीं सुन सकते। आप ज़रूर सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसके मुतल्लिक़ जो भी सवालात आपने तैयार करने हैं आप कर सकते हैं। तो 10वें दिन का काम आपका ख़त्म होता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब हम 11वें दिन का काम शुरू करते हैं। आज हम जिस मुग़ल शहंशाह को पढ़ेंगे उनका नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मुहय्युद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। आप औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। इनका पूरा नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुहय्युद्दीन यानी दीन की आहिया करने वाला, दीन की सरबुलंदी के लिए काम करने वाला मुहय्युद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर, और इनका दौरे हुकूमत 1658 से 1707 तक था। अब हम इनकी ज़िंदगी के इब्तदाई हालात पढ़ेंगे। औरंगज़ेब 1618 ईस्वी में पैदा हुआ। वो शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। औरंगज़ेब की इब्तदाई तरबियत हस्बे दस्तूर बहुत से जय्यद उलमा और असातिज़ा कराम ने की। जय्यद का मतलब है अपने ज़माने के मशहूर बहुत ही काबिल असातिज़ा ने उसकी तरबियत की। उसे अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी ज़बान सिखाई गई। फ़न हर्ब यानी जंग की महारत, जंग के तमाम काम जिसमें शमशीर ज़नी, शाहसवारी, तीरंदाज़ी, नेज़ाबाजी, ये तमाम फ़नून सिखाए गए। शाहजहाँ औरंगज़ेब की काबिलियत और समझबूझ का कायल था। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शिको, उसके बाद औरंगज़ेब, फिर शुजा और फिर मुराद। कहीं किताबों में शुजा और औरंगज़ेब आपस में ऊपर नीचे भी नज़र आए हैं, लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब जो था वो शाहजहाँ का ऐसा बेटा था जिसमें काबिलियत और समझबूझ थी। यही वजह है कि उसके दौर की अहम मुहिम्मात में औरंगज़ेब ने भी हिस्सा लिया। वो ज़ाती शख्सियत के एतबार से आला और मज़बूत इरादे का मालिक था। उन्हीं खूबियों के बायस शाहजहाँ की अलालत के दौरान में तख्त नशीनी की जंग में औरंगज़ेब कामयाब हुआ और इसने हिंदुस्तान का तख्त संभाला। 10वें दिन के काम में जो हमने पढ़ा उसके आखिरी पैराग्राफ में हमने देखा कि औरंगज़ेब ने अपने रास्ते में आने वाले तमाम दावेदारों को जो दावा कर रहे थे उसकी शहनशाहियत का कि हम बादशाह बनेंगे, उसने सबको रास्ते से हटा दिया। यहाँ तक कि अपने वालिद शाहजहाँ को भी उसने एक किले में नज़रबंद कर दिया था और वहीं उनका इंतकाल हो गया था। तो उसने अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को रास्ते से हटा दिया और हिंदुस्तान का तख्त संभाला। वो बादशाह के मनसब को एक मुक़द्दस अमानत समझता था और तमाम उमूर के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह गर्दानता था। यानी बार बार इस बात का इयादा करता था कि ये मनसब मेरे पास अल्लाह की अमानत है। शाही ख़ज़ाने को वो कौम की अमानत समझता था। उमूर सल्तनत की अंजाम दही में
औरंगज़ेब बड़ा मेहनती और फ़र्ज़ शनास था। औरंगज़ेब हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से मुतासिर था। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इसी वजह से उसने इस्लामी मुआशरे के क़याम के बारे में अहम इक़दामात किए। ये इक़दामात लिखा है लेकिन हम इसे इक़दामात पढ़ेंगे क्योंकि उर्दू डिक्शनरी में इसके अलिफ़ के नीचे ज़ेर है। इक़दामात यानी बहुत से ऐसे बेहतरीन काम किए जो दीन की सरबुलंदी के लिए आज भी जाने जाते हैं। तो ये उनकी इब्तदाई हालात ज़िंदगी थी कि उनकी पैदाइश यानी औरंगज़ेब आलमगीर की पैदाइश 1618 में हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे 1618 में हुई और वालिद शाहजहाँ थे। इब्तदाई तालीम में अरबी, फ़ारसी, हिंदी, तुर्की ज़बान सिखाई गई और फ़न हर्ब में माहिर था। अब आ जाता है अगला सिलसिला यानी औरंगज़ेब आलमगीर के अहद हुकूमत के मुख्तलिफ़ मराहिल। औरंगज़ेब आलमगीर के अहद हुकूमत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये आप किताब में भी देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 46 पर आपको नज़र आएगा कि औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत को समझने के लिए इसे 2 मराहिल या हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला दौर 1658 से 1681 तक का है, जिसमें औरंगज़ेब शुमाली हिंदुस्तान के मसाइल में मसरूफ़ रहा। दूसरा दौर ये देखें बोर्ड पे भी आपको मैंने 1682 से 1707 यानी जब तक उसकी ज़िंदगी रही उस वक्त तक जो दौर था वो दूसरा दौर कहलाता था और ये ईस्वी दौर था। ठीक है, तो उसने 2 अदवार में अपने हुकूमती मराहिल को देखा और यहाँ पर 2 अदवार में बात की जाएगी। अब दूसरा दौर 1682 से 1707 तक का है। उस दौर में औरंगज़ेब की दिलचस्पी का मरकज़ जनूबी हिंदुस्तान में दक्कन का इलाक़ा रहा। पहले दौर में शुमाली हिंदुस्तान वो मसरूफ़ रहा वहाँ पर। अब दूसरे दौर में जो जनूबी हिंदुस्तान में दक्कन का इलाक़ा है वहाँ औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में मुग़लिया सल्तनत बहुत वसी हो गई। उस दौर में सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा रहा और उसकी तवज्जो मुसलसल इस इंतशार को ख़त्म करने में लगी रही, इसलिए वो इंतज़ामी मामलात पर मुकम्मल तवज्जो ना दे सका। औरंगज़ेब के अहद में कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा किया गया। अब हुआ क्या कि जो इलाके औरंगज़ेब ने हासिल किए, मुग़लिया सल्तनत जो बढ़ी उसके दौर में, उसमें प्रॉब्लम्स ये आईं कि वहाँ पर इंतज़ामी उमूर को संभालने के लिए कोई अक्लो फ़हम और फ़रासत वाले लोग नहीं मिले थे। तो इस वजह से वहाँ के जो इंतज़ामी मामलात थे उसमें बहुत ज़्यादा उलझ गया था औरंगज़ेब। और वो आपस में इंतशार का मतलब है छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़े, आपस के इंतशार यानी आपस की लड़ाइयाँ और दिलों में जो नफ़रतें थीं एक ज़ात की दूसरी ज़ात से और छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम हुए थे वो लोग, तो उसकी शोरिशों को, उनकी रेशा दवानियों को, उनकी आपस की चपकलिश को ख़त्म करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कौन कौन से इलाके फ़तह किए। अब सबसे पहला दौर जो है वो शुमाली हिंद, ये पहले दौर की जो फतूहात हैं उनमें से एक है। नंबर 1 शुमाली हिंदुस्तान। अब इसमें कौन कौन से इलाके आ जाते हैं? आसाम, ऊच और बिहार। शाहजहाँ के बेटों में तख्त के लिए जंगों के दौरान आसाम, ऊच और बिहार के हुक्मरानों ने मुग़लों के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। यानी हुआ क्या कि जब दारा शिको और औरंगज़ेब और मुराद आपस में दूबदू हो गए जंग के दौरान, तो दूसरे लोगों ने फ़ायदा उठाया। फिर शुजा आ गया और उसने लड़ाई झगड़े के लिए आमादा हुआ दारा शिको के ऊपर। तो इस तरह औरंगज़ेब, दारा शिको, शुजा और मुराद आपस में ही लड़ते रहे, जिसकी वजह से दूसरे लोग इसका एडवांटेज ले गए, फ़ायदा हासिल कर लिया। अब हुआ क्या, दाखिली कशमकश के बाइस मुग़ल इस तरफ तवज्जो ना दे सके। जब औरंगज़ेब ने मुकम्मल तौर पर बादशाहत पर कब्ज़ा कर लिया तो उसने फ़ौज कशी करके यानी हमला करके आसाम
ऊच और बिहार के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। यानी हुआ क्या कि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहे, आपस में 5 मार्के हुए, जो हमने अपनी प्रीवियस रीडिंग में पढ़ा, पिछले दिनों की रीडिंग में। तो उससे ये हुआ कि जो आपस की जंगें थी उससे दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर गए और इन्हें बाकी लोगों पर तवज्जो नहीं देने का मौका मिला। अब जब औरंगज़ेब ने अपने रास्ते के तमाम पत्थर हटा दिए, यानी तमाम लोगों को ठिकाने लगा दिया, किसी को नज़रबंद करके, किसी को कत्ल करवा कर, तो उससे फिर उसका रास्ता साफ़ हो गया, बिलाखिर हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया। और जब बादशाह बना तो उसके बाद सबसे पहले उसने शुमाली हिंदुस्तान के 3 इलाके पर अपने कब्ज़े में लिए, जिनमें आसाम, ऊच और बिहार का इलाका था। अब आपको ये साथ साथ आई थिंक कि समझ आ रहा होगा। अब दूसरा है राजपूतों से ताल्लुकात। याद रखिए, राजपूत एक ज़ात है जो हिंदुओं की ज़ात है, और मरहटा वो भी हिंदू ज़ात थी, और सिखों की ज़ात अलग हैं। मुख्तलिफ़ जो ज़ातें हैं ये हिंदुओं के ज़माने की हैं। तो ये राजपूतों से ताल्लुकात बयान किए जा रहे हैं। शाहजहाँ की अलालत के दौरान जब उसके बेटों में तख्त हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू हुई तो राजपूत रियासतों ने भी अपनी सियासी ज़रूरत के तहत आपस में इत्तेहाद कर लिया। शाहजहाँ की अलालत के दौरान, यानी शाहजहाँ की बीमारी के दौरान जब इसके बेटों में लड़ाई शुरू हुई तो राजपूतों ने भी आपस में एका कर लिया कि हम भी इत्तेफाक कर लेते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं ताकि हम मुग़लों से लड़ सकें। मेवाड़ के राजपूत राजा ने इत्तेहाद की इन कोशिशों में भरपूर हिस्सा लिया। औरंगज़ेब ने बादशाह बनने के बाद राजपूतों से कई जंगें लड़ीं। आखिरकार मुग़लों ने मेवाड़ को फ़तह कर लिया और दूसरे राजपूत इलाकों पर भी अपना कंट्रोल कायम कर लिया। यानी आप ये देखिए कि हमने जो प्रीवियस डे की रीडिंग की थी उसमें बताया गया था कि औरंगज़ेब ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी अपने भाइयों से तो उन सब में उसे कामयाबी हासिल हुई, और अब जब उसने राजपूतों के ऊपर भी हमले किए उन सब हमलों में वो कामयाब रहा और जितनी जंगें लड़ी वो उन जंगों में कामयाब हो गया और बिलाखिर मेवाड़ को उसने फ़तह कर लिया और दूसरे राजपूत इलाकों पर भी अपना कंट्रोल कायम कर लिया। औरंगज़ेब ने अपने बेटे शहज़ादा अकबर को, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि शहज़ादा अकबर का क्या मतलब है, अकबर बादशाह को तो मरे हुए भी अरसा हो गया। अब जैसे आप हैं, आपके दादा अबू, उनके दादा अबू, और बाज़ दफ़ा अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम अपने बाप दादाओं पे रखते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने बेटे का नाम अपने दादा के नाम पर रखा और क्या नाम था उसका, शहज़ादा अकबर। शहज़ादा अकबर को यहाँ का मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया, मुंतज़िम जो इंतज़ाम संभालता है। शहज़ादा अकबर ने यहाँ क़याम के दौरान में औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। अब हुआ क्या कि बेटे ने बाप के ख़िलाफ़, दुनिया में कैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब देखें, औरंगज़ेब ने अपने वालिद साहब शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था ग्वालियर के क़िले में और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ। तो वही चीज़ सामने आई कि शहज़ादा अकबर ने क्या किया, क़याम के दौरान औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। औरंगज़ेब ख़ुद बागी बेटे के मुकाबले में निकला। औरंगज़ेब अपने बागी बेटे के, यानी पहले तो अपने भाइयों से लड़ता रहा और अब क्या हुआ कि उसका बेटा भी उसके मुद्दे मुकाबिल आ गया। बेटे ने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और वो उसके मुकाबले में निकल खड़ा हुआ। शहज़ादा अकबर यहाँ से फ़रार होकर दक्कन से ईरान की तरफ चला गया और उसने अपनी तमाम उम्र ईरान में गुजार दी। यानी बाप बेटे में जुदाई हो गई, बाप यहीं रह गया और बेटा दक्कन से ईरान चला गया। 1701 में राजपूतों ने दोबारा हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। 1701 में राजपूतों ने दोबारा, यानी पहली दफ़ा जब राजपूतों ने मेवाड़ के ऊपर अपना जो कब्ज़ा था वो जंग के दौरान हार गए थे और वो ज़ेर तसल्लुत आ गया इसके औरंगज़ेब के, तो उन्होंने दोबारा से बगावत कर दी। राजपूतों से जंग व सुलह का सिलसिला जारी था कि औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। अब हुआ क्या कि जिन दिनों ये सुलह सफाई और जंग का सिलसिला जारी था तो औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। सिखों की शोरिश, शूरिश का मतलब होता है जंग।
औरंगज़ेब के ज़माने में सिखों ने पंजाब और कश्मीर में लूट मार शुरू कर दी। उस पर शाही फ़ौज हरकत में आ गई। शाही फ़ौज किसकी? औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज हरकत में आ गई और सिखों को कई मार्कों में शिकस्त हुई। आखिरकार सिखों के गुरु ने औरंगज़ेब की इताअत कबूल कर ली। ये उस ज़माने की बात है जब औरंगज़ेब ज़िंदा था, तो सिखों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया, सिख ज़ात भी, कि जी अब हम भी अपने लिए इक़्तिदार के लिए लड़ेंगे। और ये तो उन्होंने कई मार के लड़े औरंगज़ेब से और आखिरकार जो उनका गुरु था, उनका हेड था, उन्होंने, गवर्नर जो भी था, राजा था, हाकिम था, उसने औरंगज़ेब की इताअत को कबूल कर लिया। जाटों की बगावत। जाट जो ज़ात है ये भी हिंदुआना ज़ात थी, और जैसे मरहटा ज़ात थी, राजपूत थे, और अब आएंगे जाट। जाटों की बगावत 1669 में मिथिला के नवाह में आबाद हिंदू जाटों ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और इर्द गिर्द के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। मिथिला के नवाह में, यानी मिथिला के इर्द गिर्द जो हिंदू जाट थे, जो आबाद थे, उन्होंने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, सर उठा लिया। और जब ये आपस में इकट्ठे हो जाते थे और पावरफुल हो जाते थे और ये समझते थे कि अब हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनकी फ़ौज का, तो ये हमला कर दिया करते थे। औरंगज़ेब ने अपने पोते बेदार बख्त को जाटों की सरकोबी के लिए भेजा। अब औरंगज़ेब का बेटा, आपने पढ़ा, शहज़ादा अकबर, और शहज़ादा अकबर का बेटा बेदार बख्त, बेदार बख्त को जाटों की सरगोबी यानी उनका सर कुचलने के लिए, उनका किला कमा करने के लिए उसको भेजा। बेदार बख्त ने एक खूंरेज़ जंग के बाद जाटों को शिकस्त दी। खूंरेज़ का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, बहुत खून बहा। उस जंग के बाद क्या हुआ? जाट शिकस्त खा गए। उसके बाद नंबर 2, जनूबी हिंदुस्तान, यानी पहला जो दौर था, ये अभी जो आपने पढ़ा, जिसमें आसाम, ऊच और बिहार और राजपूतों से ताल्लुकात हैं, ये शुमाली हिंदुस्तान का जो उसका दौर था जिसमें वो मसरूफ़ रहा, ये वो दौर था। अब आ रहा है जनूबी हिंदुस्तान, ठीक है, जनूबी हिंदुस्तान जो उसके दूसरे दौर का अहम मरकज़ रहा, और इसमें ख़ास इलाका जिसका ज़िक्र किया गया है वो है दक्कन। तो इसमें यानी दूसरे दौर में जनूबी हिंदुस्तान के कौन कौन से इलाके फ़तह हुए, कैसे हुए, आइए पढ़ते हैं। जनूबी हिंदुस्तान जिसमें कौन कौन से इलाके? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। ये वही अल्फाज हैं, ये वही इलाके हैं जो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। जनूबी हिंदुस्तान में दक्कन के इलाके में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर वग़ैरह की रियासतें समंदरी तिजारत के सिलसिले में अहम बंदरगाहें रखती थीं। अब जनूबी हिंदुस्तान में ये जगहें जिनका ज़िक्र किया गया है, इनमें क्या था? ये समंदरी तिजारत के सिलसिले में, यानी बड़े बड़े बहरी जहाज़ आते थे और वहाँ से सामान लाते थे और यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है। जहाँ पर पड़ाव डालते हैं जहाज़, जहाँ पर आके रुकते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। मुग़लिया हुक्मरानों के लिए जनूबी इलाके एक चैलेंज और ख़तरा बने रहे। चैलेंज, आजमाइश, और ख़तरा बने रहे। ख़तरा क्यों बने रहे? कि ऐसा ना हो कि कोई भी आकर इन पे हमलावर हो और इनको अपने कब्ज़े में ले ले। जनूबी हिंदुस्तान तख्ते मुग़लिया से दूर था। जनूबी हिंदुस्तान जो मेन हिंदुस्तान था उससे दूर था, ठीक है, दूर था, यानी कि उसके ऊपर ख़ास नज़र नहीं रखी जा सकती थी। इंतज़ामी मामलात को फ़ौरी तौर पे देखा नहीं जा सकता था, और यहाँ के इंतज़ामी, अस्करी और दीगर उमूर को देखने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए अच्छे हुक्मरान नहीं थे उसके पास। इसी वजह से क्या हुआ? इस दूरी के बाइस इंतज़ामी और फ़ौजी तौर पर उन इलाकों पर कंट्रोल रखना खासा मुश्किल था। ये वही बात जो मैंने अभी आपको पढ़ाई कि इंतज़ामी उमूर जो थे वो संभालना मुश्किल हो गए थे, फ़ौज को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मरकज़ दूर था। मरकज़ की तरफ से मामूली सी लापरवाही के बाइस इन इलाक़ों में सियासी गड़बड़ शुरू हो जाती और हुकूमत को फिर नए सिरे से कार्रवाई करना पड़ती थी।
यानी अब देखें मरकज़ हमारा जैसे इस्लामाबाद है, अब आजकल के कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं वो कितने ज़्यादा अपडेटेड हैं, कितने एडवांस हैं। तो पहले ज़माने में तो अगर कोई ख़त भी देना होता था तो एक घोड़े पर सवार शख्स जाके ख़त देकर आता था, कई कई मील अपना घोड़ा दौड़ाने के बाद, कई कई महीनों का सफ़र करने के बाद। तो इस तरह वहाँ पर फ़ौरी तौर पे बादशाह से जो हुक्मनामे जारी होते थे, जो बादशाह के फरमान जारी होते थे, उनको लेने के लिए भी कई कई महीनों का सफ़र तय करना पड़ता था। और तब जाके वो अगर कोई शिकायत भी भेजनी होती थी बादशाह को तो तकरीबन 1 से 2 महीने लग जाते थे। तो इस दौरान और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते थे। इसलिए वो मरकज़ से क्योंकि दूर था, क्योंकि इसने अपना जो मरकज़ था वो मेन हिंदुस्तान बनाया हुआ था, और इस तरह यहाँ से दूर हो गया ये औरंगज़ेब आलमगीर, तो यहाँ के इंतज़ामी मामलात डिस्टर्ब हो गए थे। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में इन इलाक़ों में मुग़लों ने फ़ौजी कामयाबियाँ हासिल की, मगर उसके लिए औरंगज़ेब को अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल यहीं गुजारना पड़ा। अब देखें औरंगज़ेब ने जब देखा कि मेरा यहाँ बैठना, यानी मरकज़ी जगहों पर बैठना, जो मेरा दारुल हुकूमत जिसको उसने बनाया हुआ था, वहाँ बैठ के काम करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इंतज़ाम ठीक है। अब मैं जाता हूँ वहाँ पर, यानी जनूबी हिंदुस्तान की तरफ जहाँ मेरी ज़रूरत है। तो जब वो वहाँ आकर 25 साल उसने वहाँ गुजारे जनूबी हिंदुस्तान में, ताकि वहाँ के इंतज़ामी मामलात, फ़ौजी मामलात और दीगर मामलात बेहतर हो सकें। तो औरंगज़ेब की ज़िंदगी के आखिरी जो 25 साल थे वो उसने जनूबी हिंदुस्तान में गुजारे। औरंगज़ेब की दक्कन मुहिम और मरहटे। अब देखिए ये एक और ज़ात आ गई, मरहटे, ये भी हिंदू ज़ात है। जनूबी हिंदुस्तान में मरहटों ने अपनी सियासी क़ुव्वत को इकट्ठा करने की कोशिश की। मरहटा कौम की तंजीम सेवाजी ने की, यानी जो इसके सरबराह थे, मरहटा लीडर जो थे उनका नाम सेवाजी था, जो 1627 में पैदा हुआ था। उसने मरहटों की एक जमात तैयार की जिसने उस इलाके में अमन व अमान का मसला पैदा करके हुकूमत को परेशान करना शुरू कर दिया। 1649 में उसने इतनी क़ुव्वत हासिल कर ली कि उसने बीजापुर की शाही फ़ौज को शिकस्त देकर एक किले पर कब्ज़ा कर लिया। यानी इतनी ज़्यादा पावर हासिल कर ली इस सेवाजी ने कि अपनी एक तंजीम जो उसने मरहटों के साथ मिलकर बनाई थी, ज़ात है मरहटा, हिंदुओं की एक ज़ात है मरहटा, उसको मिलाकर जो उसने तंजीम बनाई, यानी इतनी पावरफुल हो गई कि उसने 1649 में बीजापुर की शाही फ़ौज को शिकस्त देकर किले पर कब्ज़ा कर लिया। इस किले से उसे बहुत सी रकम मिली, जिससे उसने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा किया। यानी जब उसने किले पर हमला किया तो बादशाहों ने तो अपनी दौलत छुपा के रखी हुई होती है ना, तो वहाँ से उसको बहुत पैसा वैसा मिला, तो उसने वो सारा पैसा फ़ौजी सलाहियतों में इजाफ़े पर लगा दिया। अब क्या हुआ कि अब सेवाजी ने मज़ीद किलों को फ़तह करना शुरू कर दिया। इस पर बीजापुर के हुक्मरान ने एक भरपूर जवाबी कार्रवाई करके सेवाजी के वालिद को गिरफ़्तार कर लिया। सेवाजी ने 2 किलों के बदले बाप को रिहाई दिलवाई और आइंदा पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का वादा किया। अब आप ये देखें कि ये हिंदू ज़ात, मरहटा ज़ात, उसने अपने बाप के लिए 2 किले हवाले कर दिए, मुग़लों उनके शाही फ़ौज के हवाले कर दिए कि तुम ये ले लो और मेरे बाप को रिहा कर दो। और इधर औरंगज़ेब ने अपने ही बाप को ग्वालियर के किले में नज़रबंद कर दिया। फ़र्क 1656 में सेवाजी ने एक हिंदू रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। यही वो ज़माना था जब शाहजहाँ की अलालत की ख़बरें आना शुरू हो गईं और उसके बेटों के दरमियान तख्त के हुसूल के लिए तगोदौ भी शुरू हो गई थी। यानी ये वो ज़माने की बातें हैं कि जब अभी शाहजहाँ ज़िंदा था और ये शुरशें भी आपस में हो रही थी, भाइयों के मार्के भी हो रहे थे। सेवाजी के लिए ये मुनासिब मौका था। उसने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी और मुग़लों के ज़ेर कंट्रोल इलाक़ों पर भी हमले शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों औरंगज़ेब इक़्तिदार हासिल कर चुका था। उसने अपनी फ़ौज रवाना की जिसने सेवाजी पर बार बार हमले करके उससे बहुत से किले छीन लिए। इसके पै दर पै शिकस्तें खाकर सेवाजी सुलह पर मजबूर हो गया।
सेवाजी और उसके बेटों को शाही दरबार में लाया गया। अब आपने ये पहले भी पढ़ा, अब ये बात दोबारा रिपीट हो रही है क्या, कि जब कोई इताअत कबूल नहीं करता था, कोई राजा, कोई तंजीम का लीडर, कोई भी बड़ा हुक्मरान, तो उसके ऊपर पावरफुल फ़ौज जो होती थी, शाही फ़ौज होती थी, वो बार बार हमले करती थी और अपने इन हमलों से उनको कमज़ोर कर देते थे और फिर आखिरकार वो सुलह पर मजबूर हो जाते थे। फिर उनको कैद करके, गिरफ़्तार करके बादशाह के सामने पेश किया जाता था। औरंगज़ेब ने सेवाजी की सुलह की ख्वाहिश की पजीराई करते हुए उसे आला मनसब अता किए। पजीराई, हौसला अफजाई, आला मनसब यानी अच्छे ओहदे दे दिए। यहीं दरबार में क़याम के दौरान सेवाजी भागकर दक्कन पहुंचा। अब हुआ क्या कि दरबार में वो रुका हुआ था, किसके दरबार में? बादशाह के दरबार में, औरंगज़ेब के दरबार में। तो यहाँ से भागकर दक्कन पहुंच गया। 3 साल तक उसने खामोशी से अपनी क़ुव्वत मुजतमे की। मुजतमे का मतलब होता है जमा की, ठीक है। मुजतमे का मतलब है जमा की, इकट्ठी की। फ़ौजी क़ुव्वत यानी उसने ऐसी फ़ौज बनाई कि जो हमला कर सके, जो शिकस्त दे सके। किसकी फ़ौज को? औरंगज़ेब की फ़ौज को। उसने अच्छी खासी फ़ौज जमा की, यानी उस दौरान उसने कोई हमला नहीं किया, कोई मार्के नहीं लड़े। और फिर उसने रायगढ़ में अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। बादशाह के ऐलान के बाद इसने कर्नाटक के एक वसी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, ये भी इंडिया में है। सेवाजी ने 6 साल तक यहाँ हुकूमत की। 1680 में सेवाजी का इंतकाल हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 53 बरस थी, ठीक है। सेवाजी ने मरहटों को एक गैर मुनज़्ज़म कौम से एक अहम सियासी क़ुव्वत बना दिया, जो बाद-अज़ां हिंदुस्तानी सियासत में अहम किरदार के काबिल हुए। सेवाजी के बाद इसका बेटा संभाजी हुक्मरान बना। उसने दक्कन की रियासतों बीजापुर और गोलकुंडा से इमदाद लेकर मुग़लों के उस इलाके में मफादात और सियासी असर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी जो काम बाप कर रहा था, अब वही काम उसका बेटा संभाजी कर रहा था। क्या कर रहा था कि वो अपनी जो पावर थी उसका असर डालते हुए उन इलाकों को नुकसान पहुंचाना शुरू करना उसने शुरू कर दिया था जिनमें मुग़लों की हुकूमत थी। यानी उनके मफादात थे, उनके सियासी असरात थे मुग़लों के, उनको बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 1682 में औरंगज़ेब ख़ुद दक्कन आया। औरंगज़ेब को मुकम्मल एहसास था कि मरहटों का ख़ात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उनकी हामी रियासतों बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्ज़ा ना कर लिया जाए। ये वजूहात थी। गोलकुंडा और बीजापुर पर कब्ज़ा हासिल करने की वजूहात ये थी कि वहाँ मरहटों की जो यूनियन थी वो फ़रोग़ पा रही थी और जो मरहटे थे वो उस वक्त बादशाहत के लिए, उस वक्त के जो शहनशाह थे, मुग़ल शहनशाह ख़ास तौर पे, उनके लिए बहुत नुकसानदेह थी। तो इसलिए वो दक्कन आया और दक्कन आकर उसने मरहटों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की। चुनाचा उसने ऐसा ही किया और इन रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल करके पूरी क़ुव्वत से मरहटों का मुकाबला किया। 1679 में औरंगज़ेब के एक जर्नैल मुक़र्रब ख़ान ने संभाजी को गिरफ़्तार कर लिया और बाद-अज़ां उसे कत्ल कर दिया। यानी जो सेवाजी ने मरहटा तंजीम बनाई थी वो उसके बेटे संभाजी ने संभाल ली और आखिरकार औरंगज़ेब के एक जर्नैल यानी फ़ौजी लीडर जिनका नाम क्या था? मुक़र्रब ख़ान, उन्होंने संभाजी को गिरफ़्तार किया और जो उनका अंजाम होना था यानी उसको कत्ल कर दिया। संभाजी के कत्ल के बाद उसका सौतेला भाई राजा राम जानशीं हुआ। यानी संभाजी सगा बेटा था सेवाजी का और इसके बाद जब इसका कत्ल हो गया, मुक़र्रब ख़ान ने इसका कत्ल कर दिया, उसके बाद राजा राम जो है वो गद्दी पर बैठ गया। औरंगज़ेब के हुक्म पर मरहटों के मरकज़ रायगढ़ पर हमला किया गया। रायगढ़ जो मरहटा तंजीम थी उसका मरकज़ था। तो
औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि यहाँ इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा, तो इनका जो मेन है वहाँ पे हमला किया जाए। राजा राम भेस बदल कर, राजा राम कौन है जहन में रखिएगा, सेवाजी का सौतेला बेटा। राजा राम भेस बदल कर यहाँ से फ़रार हो गया और गोरीला जंग शुरू कर दी। ये मैं आपको पहले भी रीडिंग में समझा चुकी हूँ, यहाँ ज़िक्र आया है, दोबारा से बता देती हूँ। गोरीला जंग का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर दुश्मन के मुल्क में या रियासत में शामिल हो जाते हैं, घुस जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ़ जगहों को नुकसान पहुँचाते हैं ताकि उनका ध्यान वहाँ पर बढ़ जाए और फिर वो जंग की तरफ से उनका ध्यान हट जाए और दूसरी तरफ लग जाए और उनके मुल्क में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, लूट मार और इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट, जिसको आप खुदकुश हमले भी कह सकते हैं, उस तरह की कार्रवाइयाँ, उसको कहते हैं गोरीला जंग। यानी वो जंग जो दो अफवाज मद्दे मुकाबिल तो ना लड़ें एक दूसरे से, लेकिन उनके मुल्क में घुसकर, उनके अंदर घुसकर पता ना लगने दें और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम होकर उस रियासत या उस मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। औरंगज़ेब की फ़ौज ने यहाँ का मुहासरा कर लिया। मुहासरे का मतलब होता है घेर लेना। औरंगज़ेब की फ़ौज ने यहाँ के इलाके को घेर लिया। किस इलाके को? ये जहन में रखना है, रायगढ़ को घेर लिया। उन्हीं दिनों राजा राम फौत हो गया। राजा राम के बाद उसकी बेवा ताराबाई ने इक़्तिदार संभाल लिया। उसने 5 साल तक मुग़लों का मुकाबला किया। आखिरकार उसने औरंगज़ेब से सुलह की कोशिश की। औरंगज़ेब ने उसको मुस्तरद कर दिया। 1705 को औरंगज़ेब ने राजा राम की बेवा को शिकस्त देकर ये इलाका फ़तह कर लिया। अब आप ये देखें कि औरंगज़ेब को क्या उसकी बेवा ने ऑफ़र दी कि जी यहाँ सुलह कर लेते हैं और यहाँ पर हम अमन कायम कर लेंगे। यानी 5 साल तक मुग़लों का मुकाबला किया था उसकी बेवा ने। राजा राम की बेवा ने, जो सौतेला बेटा था सेवाजी का और संभाजी का सौतेला भाई था, उसकी बीवी ताराबाई ने 5 साल तक मुग़लों का मुकाबला किया और आखिरकार सुलह की पेशकश कर दी उसने। लेकिन औरंगज़ेब ने उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया और फिर राजा राम की बेवा को शिकस्त देकर ये इलाका भी फ़तह कर लिया। तो ये आपके 11वें दिन की पढ़ाई थी जो कि आपने अभी की और आपने इसके 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना नहीं भूलने हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, 12वें दिन का काम शुरू करते हैं। आज हम औरंगज़ेब की मज़हबी पॉलिसी पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 49। औरंगज़ेब ने इक़्तिदार में आने के बाद काफ़ी अरसे तक अपनी रियाया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के साथ किसी किस्म की तमीज़ रवा न रखी। तमीज़ रवा न रखने का मतलब है कि कोई सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी का शिकार नहीं हुआ। यानी ये नहीं था कि सिर्फ़ मुसलमानों को ही आला ओहदे दिए जाते थे, हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी या ईसाइयों को बिल्कुल पीछे कर दिया जाता था। यानी उसने तमाम मज़ाहिब को अहमियत दी। तमीज़ रवा न रखना यानी किसी किस्म की कोई भी किसी के साथ ज़्यादती या कमी ना करना, बराबरी का सलूक करना। ताहम आहिस्ता आहिस्ता उसने एक रासिखुल अक़ीदा मुसलमान की हैसियत से दर्जे झैल चंद अहम इक़दामात किए। अब रासिखुल अक़ीदा मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ऐसा मुसलमान जो अपने अक़ीदे का पक्का हो, जो बहुत इस्लाम पसंद हो और अपने अक़ीदे के ऊपर किसी भी चीज़ को हावी ना आने दे। अब ये जो इस्लाहात की हैं, पॉलिसी में जो चेंजेस किए थे, उसने वो तमाम चीज़ें जो पहले से चली आ रही थीं मुग़लिया दौर में, उसको ख़त्म किया। और वो कौन कौन सी चीज़ें थीं ये बोर्ड पे आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसलिए लिख दी हैं ताकि आप जब देखेंगे तो आपके जहनों में ये बैठ जाएंगी। नंबर 1,
औरंगज़ेब ने शाही दरबार में मौसीकी की ममानियत कर दी। ममानियत का मतलब होता है मना कर दिया, यानी पहले अकबर के ज़माने से दरबारियों में ऐसे लोग शामिल होते थे जो बहुत ही अच्छे गुलकार होते थे, गाना गाने वाले, सितार बजाने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म की धुनें बजाने वाले। ये आपने पहले एक पढ़ा भी है 2 क्लास में, अगर आपने पढ़ा हो तो मुल्ला सन में दिखाया हुआ है बाकायदा इंग्लिश की बुक में कि दरबारी बैठे हुए हैं और उसमें सितार बजाने वाला भी है। तो ये बादशाह अपने दरबारों में रखते थे मौसीकी सुनने के लिए। तो उसने पाबंदी लगा दी कि तमाम शाही दरबारों में मौसीकी नहीं सुनी जाएगी। नंबर 2, गैर मुस्लिमों पर एक टैक्स जिज़िया नाफिज कर दिया गया। जिज़िये का निफाज इससे पहले करीबन 1 सदी तक कल अदम रहा था, यानी औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत से 1 सदी 100 साल के बराबर होती है। तो 100 साल पहले ये अगरचे निज़ाम राइज था जिज़िया लेने का, यानी जो टैक्स है वो ऐसे लोगों से जो गैर मुस्लिम, ठीक है, गैर मुस्लिमों पर एक ख़ास किस्म का टैक्स नाफिज किया गया था जो कि वो देने के मजाज थे। और ये टैक्स पहले बादशाहों यानी बाबर से लेके और इससे पहले जो हुक्मरान गुज़रे थे उन तक, शाहजहाँ तक ये ख़त्म था, लेकिन औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में दोबारा इसका निफाज कर दिया और गैर मुस्लिमों ने ये टैक्स देना होता था। नंबर 3, तमाम बदउनवान लोगों को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का मतलब है नौकरी से निकाल दिया। बदउनवान का मतलब होता है करप्ट, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं यहाँ पर बदउनवान, उन्वान दरअसल नाम को कहते हैं, जैसे हम किसी मजमून का उन्वान, लेकिन बदउनवान जब बद इसके साथ मिल जाता है तो यहाँ पर मतलब है करप्ट, यानी ऐसे लोग जो बुराइयों में मुलव्वस हों, रिश्वत में और चोरी में और धोखाधड़ी में, तो उन लोगों को उसने नौकरियों से निकाल दिया। नंबर 4, भंग या शराब वग़ैरह की ममानियत कर दी। ममानियत का मतलब होता है पाबंदी लगा देना, मना कर देना, यानी ऐसे तमाम नशावर चीज़ें जिनको खाने के बाद इंसान अपने होशो हवास में ना रहे, तो उसने भंग और शराब की ममानियत कर दी, पाबंदी लगा दी। नंबर 5, अकबर के दौर से हर बादशाह हर रोज़ झरों का दर्शन दिया करता था। इस रस्म को भी ख़त्म कर दिया गया। अब सबसे पहले तो मैं दर्शन का मतलब बता दूं। दर्शन का मतलब होता है अपनी शक्ल दिखाना, चेहरा दिखाना, यानी सामने आना। और झरों का एक इमारत के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ से दूसरे लोग बाआसानी उसको देख सकें। तो बादशाहों के महल में बहुत बड़े बड़े, अगर आप देखें कोई भी आपने विज़िट किया हो अगर इस तरह की कोई जगह जहाँ पर बहुत खूबसूरत बड़े बड़े से ऐसे दरबारियाँ सी बनी हुई होती हैं, जहाँ से, जिसको आप ओपन विंडो भी कह सकते हैं, वहाँ से आप बादशाह निकलते थे और अपना चेहरा दिखाते थे, अपनी चेहरे की ज़ियारत करवाते थे लोगों को। तो लोग बड़ा खुश होते थे कि हमने अपने बादशाह को देखा। तो शहंशाह अकबर जो इनके बाप दादा थे, उनके ज़माने से ये रस्म चली आ रही थी कि लोग बहुत बेचैन होते थे। हर रोज़ एक ख़ास टाइम मुकर्रर था, एक वक्त मुकर्रर था, और लोग जो थे वो इंतज़ार में होते थे कि हमारे बादशाह सलामत जो हैं वो झरोके में आएंगे और हम उनका दीदार करेंगे और उनके आगे सजदा करेंगे और उनकी ताज़ीम करेंगे। तो ये पाबंदी लगा दी औरंगज़ेब ने अपने दौर में कि अब बादशाह झरोके में नहीं आया करेगा। नंबर 6, औरतों के मज़ार पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी, यानी मर्द जा सकते हैं लेकिन औरतें मज़ारात पर नहीं जाएंगी। नंबर 7, मुहतसिब आला का तकर्रुर, यानी औरंगज़ेब ने एक मुहतसिब आला मुकर्रर किया। मुहतसिब का मतलब होता है एहतसाब करने वाला, और एहतसाब का मतलब होता है हिसाब किताब मांगने वाला। जिस तरह आजकल नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो उसमें एक ऐसा इदारा जिसमें तमाम लोगों से पूछ गिछ की जाती है कि भाई बताओ तुमने ये असासे कहाँ से हासिल किए हैं, ये मकान तुमने बनाया है तो पैसे कहाँ से आए हैं, इतना पैसा है बैंक में तो ये कहाँ से आया है, वग़ैरह वग़ैरह। तो इस तरह एक मुहतसिब आला मुकर्रर किया, एक बड़ा अफसर मुकर्रर किया, जिसका क्या काम था, जो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के बारे में लोगों के रवैयों और नज़रियात पर कड़ी नज़र रखता था। क्यों?
इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमानों के मज़हब के ऊपर कोई इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई इस तरह का बहतान लगा रहे हैं, या मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के मज़हब के ख़िलाफ़ चुपके चुपके उनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या उनके मज़हब को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई मज़हब दूसरे मज़हब पर हावी आ जाए, या इस्लाम के जो उसूल हैं, जो इस्लाम के बुनियादी अनासिर हैं, अरकान हैं, उनके ऊपर किसी तरह की भी कोई चेंजेस लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, या मुसलमानों के नज़रियात तो नहीं बदले जा रहे। तो ये काम मुहतसिब आला के सुपुर्द किया गया कि वो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के बारे में लोगों के नज़रियात और रवैयों पर नज़र रखता था। अब है बरसग़ीर पाको हिंद की तारीख़ में औरंगज़ेब का मकाम। बरसग़ीर की तारीख़ में औरंगज़ेब का मकाम, यानी बरसग़ीर पाको हिंद की तारीख़ में औरंगज़ेब को बहुत अहम मकाम हासिल है। वो बचपन से ही बड़ा ज़हीन, दीनदार और परहेज़गार था। वो मेहनती और फ़र्ज़ शनास हुक्मरान था। वो हाफ़िज़े कुरान था और इस्लामी उलूम पर उसकी बड़ी गहरी नज़र थी। उसने अपनी निगरानी में उस वक्त के जय्यद उलमाए कराम से फ़िक़्ह की एक ज़ख़ीम किताब तैयार करवाई, जिसे उसने अपनी हुकूमत का दस्तूरुल अमल बनाया। अब ये पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। यानी उसकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं, और बाकी सिफ़ात तो एक तरफ, सबसे बड़ी सिफ़त कि वो हाफ़िज़े कुरान था, यानी उसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर रखा था, और इस्लामी उलूम पर उसकी गहरी नज़र थी। यानी इस्लामी उलूम को वो जानता था, शौक़ रखता था इस्लाम के उलूम के बारे में, उसको काफ़ी कुछ पता था बाकी मुग़ल बादशाहों की निस्बत। अपनी निगरानी में उस वक्त के जय्यद, बहुत अजीम, बहुत ही ज़्यादा काबिल उलमाए कराम से उसने एक किताब तैयार करवाई। और कैसी किताब? ज़ख़ीम। ज़ख़ीम का मतलब है जिसमें हर तरह के तमाम किस्म के पहलू शामिल किए गए, वुज़ू से मुतल्लिक़, ज़कात से, हज से, नमाज से, रोज़े से, और हर तरह के इस्लाम के जो अरकान थे, जो फ़िक़्ह था, उससे मुतल्लिक़ सब कुछ उसमें शामिल किया गया। और ज़ख़ीम का मतलब है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा जिल्दों पर मबनी हो, यानी एक किताब के अंदर नहीं बल्कि उस किताब की जिल्दें हों, जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द सोम, इस तरह बहुत ही तफसीली कुतुब उसने छपवाई और तैयार करवाई। और इसका नाम था फ़तावा आलमगीरी। इस किताब का क्या नाम था? फ़तावा आलमगीरी। अब फ़तावा कैसे लिखेंगे? फ़े ते अलिफ़ ता और वाव के ऊपर खड़ी ज़बर, फ़तावा आलमगीरी, ये नाम था उस किताब का, जो बहुत ज़ख़ीम किताब थी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था जिसका, और जय्यद उलमाए कराम ने उसको तरतीब दिया था औरंगज़ेब की निगरानी में। और फिर ये किताब इस तरह अलमारियों की ज़ीनत नहीं बन गई, बल्कि इस किताब को उसने अपने मुल्क का आइन, दस्तूरुल अमल, यानी ऐसा आइन जिसकी बुनियादों पर उस मुल्क के उसूल मुरतब किए जाएं, यानी कि वो उसूल बन गए उस मुल्क के, उस रियासत के, औरंगज़ेब की रियासत के वो उसूल बना दिए गए कि जो कुछ किताब में लिखा है उसी हिसाब से मुल्क चलाया जाएगा, रियासत चलाई जाएगी। दस्तूरुल अमल यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, आइन बन गया उस मुल्क का। औरंगज़ेब ने अपने इंतज़ाम सल्तनत की तरफ भरपूर तवज्जो दी। वो बादशाहत को अल्लाह ताला की अमानत समझता था और उसका अक़ीदा था कि अगर बादशाह अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करता तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उससे बाज़ पुरस करेगा। ठीक है, यानी क्योंकि उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ था और वो जानता था कि अगर उसके हाथ में जो एक कमांड दी गई है, उसके हाथ में जो एक जो गवर्न करने की, एक हुक्मरान बनने की जो उसके सुपुर्द की गई है ज़िम्मेदारी,
तो अगर उसने वो ज़िम्मेदारी सही तौर नहीं निभाई तो रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होगा और उसको जवाब देना होगा कि उसने किस तरह लोगों के साथ सलूक किया, क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ पूरी की। आगे चलते हैं। बाज़ पुर्स का मतलब है पूछ गिछ की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा उससे। वो अदलो इंसाफ का बहुत ख्याल रखता था, यानी किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, किसी के साथ कोई ऐसा रवैया रवाना हो जाए कि जो उसकी दिलाज़ारी हो, बहुत ख्याल रखता था। उसके दरबार में मज़लूमों और फरियादियों को बिला रोक टोक आने की इजाज़त थी। जैसा आपको याद होगा कि शहज़ादा सलीम यानी जहांगीर ने भी एक ज़ंजीर नस्ब करवा दी थी अपने महल के बाहर कि जो भी आना चाहे आ जाए। तो बादशाह बेसिकली आपस में बेशक लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन इसने औरंगज़ेब ने जो पॉलिसी इख्तियार की अपनी मजहबी पॉलिसी में भी और दूसरे जो उसने काम किए, तो अब ये एनालिसिस है, एक तज्ज़िया है उसकी ज़ात का कि वो बज़ाते ख़ुद कैसा बादशाह था। तो वो नर्म दिल बादशाह था और गरीबों और यतीमों, मिस्कीनों और जो भी इस तरह के लोग होते थे जिनको मदद की ज़रूरत होती थी, ऐसी रियाया उसके लिए बड़ा ही अच्छा हाकिम साबित हुआ था। मज़लूमों और फरियादियों की बहुत ज़्यादा बात सुनता था और उनको महल में आने की बिला रोक टोक इजाज़त थी। औरंगज़ेब बादशाह होने के बावजूद बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसने अपनी ज़ात के लिए सरकारी ख़जाने पर कभी बोझ ना डाला, यानी वो बिल्कुल ईमानदार था और किसी किस्म का कोई पैसा सरकारी शाही ख़जाने से नहीं लेता था, क्योंकि मुग़ल थे, बादशाह थे, तो जो उनका ख़जाना है वो शाही ख़जाना कहलाता था। यानी जो पैसा टैक्स से आता था, लोगों से जिज़िया इकट्ठा किया जाता था या जो माल गनीमत आता था जंगों के दौरान, तो वो शाही ख़जाने में जमा कर दिया जाता था, जिससे मुल्की मामलात, इंतज़ामी मामलात निपटाए जाते थे और फ़ौज के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए घोड़े और दीगर सामान ख़रीदा जाता था। तो बादशाह अपनी ज़ात के लिए वहाँ से कोई पैसा नहीं निकालता था। सारे बादशाह नहीं, ये औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं कि औरंगज़ेब इतना ईमानदार था कि वो शाही ख़जाने से कोई पैसा नहीं निकालता था। वो कुरान पाक की किताबत करके और टोपियाँ सीकर अपनी रोज़ी कमाता था। किताबत यानी लिखता था कुरान पाक, क्योंकि उसने हिफ्ज़ किया हुआ था, तो वो उसका शौक़ भी था और वो उसका ज़रिया आमदन भी था। तो वो किताबत किया करता था, यानी लिखा करता था, नुस्खे लिखा करता था कुरान पाक के। नुस्खों से मुराद ये है कि कुरान पाक यानी पहले सिपारे से लेके और आखिरी सिपारे तक और उसके रमूज़ औक़ाफ़ के साथ उनको लिखा करता था और उनको हदिया देकर फ़रोख्त किया करता था। और फिर टोपियाँ सीकर यानी हाथ से सिलाई करके टोपियों की, उससे वो पैसा कमाया करता था। बताने का मकसद ये है कि वो शाही ख़जाने पर किसी किस्म का बोझ डालना नहीं चाहता था और इसको अपने दीन के ख़िलाफ़ समझता था, ईमानदारी के ख़िलाफ़ समझता था, तो इसलिए अपने हाथ से मेहनत करके काम करता था। औरंगज़ेब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का बड़ा मुतक़िद था। मुतक़िद का मतलब होता है मानने वाला, अक़ीदत रखने वाला, और उन्हीं की तालीमात के ज़ेर असर उसने मुल्क में इस्लाहात नाफिज़ की। ठीक है, ये जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी है, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहमियत है इनकी। उस ज़माने में जो बादशाह थे वो इनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। तो सबसे ज़्यादा जो अक़ीदत थी वो औरंगज़ेब आलमगीर को थी और उसने उनके मशवरे से कुछ कवानीन वज़ा किए, कुछ कवानीन बनाए जो उसने अपनी रियासत में चलाए। इस्लाहात का मतलब है रिफ़ॉर्म्स, बेहतरियाँ लाए। वो किसके साथ मशवरा करके? इन सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ। औरंगज़ेब को फ़न तामीर से भी लगाव था। फ़न तामीर यानी इमारात, जो कि बादशाहों की एक ख़ुसूसियत थी कि वो अपने दौर में कोई ना कोई ऐसी यादगार इमारात तामीर करते थे कि बाद तक उनका नाम बाकी रहे। उसने अपने अहद हुकूमत में दिल्ली के लाल क़िले में संगे मरमर की एक ख़ूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई जो मोती मस्जिद के नाम से मशहूर है। ठीक है, और जो लाल किला तो पहले से ही मौजूद था
और उसके बाद उसके अंदर उसने एक मस्जिद बनवाई जो मोती मस्जिद के नाम से मशहूर है। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी औरंगज़ेब ने तामीर करवाई। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने बादशाही मस्जिद ज़रूर देख रखी होगी। तो अब जब आप जाएंगे बादशाही मस्जिद देखने तो आपको ये मालूम होगा कि ये कितनी खूबसूरत मस्जिद ये औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई। आप सोचिए कि उस वक्त ना तो कोई इतना बड़ा नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्चर कोई होगा और ना ही आर्किटेक्ट होगा और ना ही कोई इस तरह के बड़े बड़े जो आलात होते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लेटेस्ट वो नहीं थे। और मज़दूर कहाँ से आए होंगे, नक्शा किसने बनाया होगा और गुंबद कैसे तामीर हुए होंगे, मीनार कैसे बने होंगे और किस जगह पे क्या चीज़ लगनी होगी, ये किस तरीके से प्लान किया गया होगा। और ये आज नहीं, ये कितना अरसा पहले की बात है कि आज भी वो मस्जिद ऐसी लगती है जैसे अभी इन्हीं दिनों तामीर हुई है। आज की बिल्डिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगती है वो बिल्डिंग, वो मस्जिद, कि दिल चाहता है कि उसको देखे जाएँ। तो हर ईंट में एक कहानी है। जो वहाँ पर पत्थर नस्ब हैं, जो वहाँ पर इमारती सामान लगा हुआ है, वहाँ पर हर चीज़ में अगर आप गौर करें तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक तारीख़ अपने अंदर समोए हुए है। लाहौर की बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। इसके अलावा इस्लामी तालीमात की पाबंदी करवाने के लिए उसने बड़े बड़े शहरों में मुहतसिब मुकर्रर किए। यानी क्योंकि वो किताब जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया है, फतावा आलमगीरी, जो कि उसके मुल्क में एक आइन की हैसियत हासिल कर गई थी, जिसके ऊपर उसका मुल्क चल रहा था, उसकी रियासत चल रही थी, तो वहाँ पर उसने एक आला अफसर को नाफिज किया था, मुकर्रर किया था, जिसका काम ये था कि देखे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्लामी उसूलों के अगेंस्ट कोई काम हो रहा हो, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो इस्लाम के मुनाफी है या जिसमें इस्लाम के उसूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा हो। औरंगज़ेब एक पैदाइशी सिपाही था। उसकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा मैदान जंग में गुज़रा। उसने उज़्बेकों, जाटों, सिखों, राजपूतों और मरहटों का मुकाबला किया और उनकी बगावतों को सख्ती से कुचल दिया। यानी आपने जितने भी ये नाम अभी पढ़े हैं, ये पिछले बादशाहों के दौर में हर तरह से हर दौर में कोई ना कोई ज़ात सर उठाकर उनके मुकाबले पर आती थी। और ख़ास तौर पर औरंगज़ेब तो तकरीबन इन तमाम पुर्तगालियों से भी लड़ा, वो उसके बाद ये सिखों से भी लड़ा, राजपूतों से भी, मरहटों से भी, उज़्बेकों से भी, सबसे उसने जंगें की और सबकी बगावतों को सख्ती से कुचल दिया। हम कह सकते हैं मजहबी लगाव, सादा तबीयत, बहादुरी, जफाकशी, क़ुव्वत फ़ैसला और इंसाफ पसंदी में मुग़लिया बादशाहों में से औरंगज़ेब बादशाह का कोई सानी नहीं था। यानी ये तमाम खुसूसियात जो थीं, इस तरह की तमाम खुसूसियात किसी दूसरे मुग़ल बादशाह में नहीं थी। और सबसे बड़ी खूबी आप ये देखें, जफाकशी। जफाकशी का मतलब ये होता है हर हाल में डटे रहना। यानी चाहे आंधी हो, बारिश हो, राजपूत हमला करें, सिख हमला करें, मरहटे या अपने उसके भाई हमला करें, उसने मैदान नहीं छोड़ा। उसने मेहनत को अपना शियार बनाया और उसके अंदर जो लगन थी वो उसको बादशाह बना गई। तो जफाकश का मतलब होता है हर हाल में अपने मकसद पर डट जाने वाला। जैसे किसान होता है, चाहे आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो, उसने अपने खेतों में हल चलाना है, अपने बैल जोतने हैं और उनसे मेहनत करनी है। तो इस तरह यहाँ पर औरंगज़ेब भी एक जफाकश बादशाह साबित हुआ बाकी मुग़ल बादशाहों की निस्बत। औरंगज़ेब आलमगीर 50 साल हुकूमत करने के बाद, कितने साल? 50 साल हुकूमत करने के बाद 90 साल की उम्र में 1707 में वफ़ात पा गया। तो ये बादशाह 90 साल की उम्र पाई इसने और ये वफ़ात पा गया। मुग़लिया सल्तनत के इस्तेहकाम में जो हमने आज पढ़ा, उसमें आखिरी बादशाह जो हमने पढ़ा वो औरंगज़ेब आलमगीर था। शहनशाह अकबर से शुरू किया
और औरंगज़ेब आलमगीर पर इख्तिताम हुआ इस बाब का। और इसमें तमाम बातें आप अगर पॉइंट्स की सूरत में लिख लें बैठ के, तो अगर ये 50 से 60 पॉइंट्स भी बनते हैं तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो पॉइंट्स आप याद कर लें तो आपके जहन में कहानी की तरह ये सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि शहंशाह अकबर के इब्तदाई हालात क्या थे, वालदा कौन थी, वालिद कौन था, फिर उसके बाद उनके बेटे का क्या नाम था और फिर आगे सब कुछ। तो इस तरह ये एक कहानी है जिसको आपने अपने जहन में बिठाना है ताकि आगे जाके आप भी दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ बाब नंबर 2 इख्तिताम पजीर हुआ। अब आएंगे इसके मश्की सवालात की तरफ। आपको पहले ही इसका तमाम काम PDF नोट्स के ज़रिए भेजा जा चुका है। इसके मश्की सवालात जिसमें MCQs हैं। 1682 से 1707 तक औरंगज़ेब की दिलचस्पी का मरकज़ रहा। ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें दक्कन सही ऑप्शन है। 1556 में नसीरुद्दीन हुमायूं के इंतकाल के बाद किसकी तख्त नशीनी की रस्म अदा की गई? ठीक है, 1556 में नसीरुद्दीन हुमायूं, बाबर सबसे पहले, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, और अकबर की ताजपोशी की रस्म अदा की गई। पानीपत की दूसरी जंग किस साल लड़ी गई? 1556 में। शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के लक़ब से किस साल तख्त नशीन हुआ? 1605 में। जहांगीर का बेटा शाहजहां किस सन में बादशाह बना? 1628 में। इसके बाद आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं जो आपके पास मौजूद हैं। आपने जितने दिन की भी पढ़ाई की मेरे साथ, जितने पहले दिन से लेके और आज 12वें दिन तक, मैं आपको हर रोज़ यही कहती रही और आज भी कहूँगी कि जो भी काम आपने पढ़ा है उसमें से 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए। आप ये मत सोचा करें कि इतना सा है और हम इसमें से कितने निकालें। देखें, बात ये है कि जब आपने याद करना होता है तो आप आसान रास्ता इख्तियार कीजिए ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में। तो जब आप MCQs तलाश करेंगे तो ज़ाहिर है आप रीडिंग करेंगे, तो जब रीडिंग करेंगे तो आप ख़ुद ब खुद MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। तो आपने इसमें ये सब कुछ पढ़ लिया। अब सफ़ा नंबर 52 पे खाली जगह है। जहांगीर डैश में फ़तेहपुर सेकरी में पैदा हुआ। 1569 यानी 1569 में। औरंगज़ेब ने शाही दरबार में मौसीकी की मुमानियत कर दी। मलका नूरजहाँ के आबाओ अजदाद ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। अंबर जयपुर का इलाका 1562 में मुग़ल बादशाह अकबर के ज़ेरे तसल्लुत आया। अंबर जयपुर का इलाका 1562 लिख लीजिए। 1562। शाहजहाँ का इंतकाल 1666 ईस्वी में हुआ। अब टिक या क्रॉस, यानी जो बयानात दुरुस्त हैं उनके सामने टिक का निशान लगाएं और जो गलत हैं उनके सामने क्रॉस का निशान लगाइए। औरंगज़ेब बादशाह होने के बावजूद बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारता था। टिक, बिल्कुल ठीक। शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में शुजा को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया था। गलत। क्रॉस। 1655 में नूरजहाँ का इंतकाल हुआ। क्रॉस। शाहजहाँ का दौरे हुकूमत मुग़लिया दौरे हुकूमत का सुनहरी ज़माना कहलाता है। टिक। पानीपत की दूसरी जंग 1556 में लड़ी गई। टिक। अब यहाँ कॉलम है, यहाँ पर आपने उसको मिला देना है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश 1542 में हुई। ये सामने जीम कॉलम में आपने लिखना है। जहांगीर 1569 में फ़तेहपुर सेकरी आया। पुर्तगाली कौम यूरोप के जुनूब मगरबी मुल्क पुर्तगाल के बाशिंदे थे। 1632 में मुग़ल फ़ौज ने हगली के किले का 3 अतराफ़ से मुहासरा किया। औरंगज़ेब 1618 में पैदा हुआ। बाकी आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपने हर रोज़, देखें 12 दिन का काम है और यहाँ है 9 सवाल। आपने हर रोज़ रीडिंग सुननी है हर दिन की,
और उसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लिए, लॉन्ग क्वेश्चन निकाल लिए, उसमें से MCQs निकाल लिए। अब हर रोज़ का अगर आप एक सवाल याद करें तो 9 सवाल तो आपके 9 दिन में हो जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा है तो उसको 2 दिन में कर लें, तो आपकी 12 दिन की रीडिंग के साथ आपके ये तमाम सवाल तैयार हो जाएंगे और एट द एंड आपके ये चैप्टर में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी जो आपके लिए मुश्किल हो। तो यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ मुग़लिया सल्तनत का इस्तेहकाम बाब नंबर 2, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपके पास एडवांटेज है। तो अपनी इमला दुरुस्त कीजिए, अपनी लिखाई बेहतर कीजिए और रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।